तो डीमोनिक डिसाइबल की इस एपिसोड की शुरुआत डम्पलिन से होती है, जो कि फर्स्ट रॉयल गार्ड के पास आता है और सीक्रेट टेक्स्ट के बारे में बताता है। ये सुन के फर्स्ट रॉयल गार्ड सोचता है थर्ड यंग लॉर्ड को इन टेक्स्ट के बारे में सब कुछ पता है, क्या वो खुद को स्टिमुलेट करना चाहता है इन टेक्स्ट के साथ। ये सोच ही रहा था, तभी डम्पलिंग पूछता है एज अ गार्डियन जिस बंदे को उसे प्रोटेक्ट करना हैगा उसके बारे में गार्डियंस को पता होना चाहिए, तो क्या बाय एनी चांस थर्ड यंग लॉर्ड अपना मेमोरी खो चुका है। ये सुन के फर्स्ट रॉयल गार्ड सोचता है मुझे इस बारे में पता नहीं। थर्ड यंग लॉर्ड एक ऐसा बंदा है जो कि अपने नीचे रहने वाले किसी भी बंदे को वो कुछ नहीं समझता और एकदम रूथलेस और तानाशाह वाला बंदा है। लेकिन वो नेचुरली मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक बेहद ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। लेकिन जब से वो जी ब्लॉकेज को सरवाइव किया तब से बिल्कुल ही वो एक डिफरेंट आदमी बन गया। तो यहाँ फर्स्ट रॉयल गार्ड चुन के मेट के साथ बात को याद करने लगता है। तो अपना फर्स्ट रॉयल गार्ड अपने चुन के मेट से पूछता है, तो उसका मेट बोलता है कि थर्ड यंग लॉर्ड के एक्शंस और बातें कभी कभार कंफ्यूजिंग महसूस होता है और वो पहले काफी गुस्से में एक्ट करता था। तो उसके चेंजेस को उसके सर्वेंट ने भी इतनी अच्छी तरह से नोटिस किया और वो डिमोनिक जजमेंट पवेलियन से जिंदा लौटा। और अब थर्ड टीम लीडर की ये बातें ये सोचते सोचते वो वहीं रुक जाता है और अपने थर्ड टीम लीडर को बताता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना ड्यूटी करो। डम्पलिंग, अभी तुम जिस बंदे को सर्व कर रहे हो वो कोई ऐरा गहरा पर्सन नहीं है, 7 कैंडिडेट्स में से एक है जो कि भविष्य में इस डिमोनिक कल्ट का लॉर्ड बनेगा। कौन जाने वो सिर्फ मजाक कर रहा है और सच में वो अपना मेमोरी खो चुका है। लेकिन तुम कुछ और सवाल मत पूछो, ये एक और रीजन है सक्सेसर को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी में, इस वजह से मैंने स्पेशली तुम्हें चुना इस रोल के लिए। फर्स्ट रॉयल कैप्टन एक चाबी देता है अपने डम्पलिंग को और बताता है 3-4 टेक्स्ट एक्स्ट्रा उसमें मिक्स करके ले जाना। ये बोलते ही वहां से वो जाने लगता है, लेकिन वहीं रुक के बोलता है वो एक और बात, क्या तुमने थर्ड यंग लॉर्ड को सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में बता दिया। तो यहाँ डम्पलिंग बताता है अभी नहीं, लेकिन आज बताने का मेरा प्लान है। तब यहाँ फर्स्ट रॉयल गार्ड बताता है तुम्हें एग्जैक्टली पता है सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट कितना खतरनाक प्लेस है, तो तुम थर्ड यंग लॉर्ड को अच्छे से समझा देना। मुझे पता है तुम अपने आप को वहाँ संभाल लोगे, पर तुम्हारे प्रोटेक्ट करने का ड्यूटी, इस ड्यूटी को जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छी तरीके से निभाना। ये बोल के डम्पलिन को वहां से भेज देता है और अपने मन में सोचने लगता है पता नहीं डिमन लॉर्ड ने थर्ड यंग लॉर्ड में क्या देखा कि उसने थर्ड को सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में भेज दिया। तो अब यहाँ सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है ये डिमोनिक फॉरेस्ट हेविली डीमन डिवाइन कल्ट जो कि 1000 माउंटेन में खुद को एस्टेब्लिश किया उससे पहले से एग्जिस्ट करता था। ये फॉरेस्ट हजारों सालों में एक्चुअली अनगिनत नंबर्स में डिमोनिक ह्यूमंस की जान लिए है। जब सर्वशक्तिमान सबसे पहला हेविली डीमन 1000 माउंटेन में खुद का कल्ट एस्टेब्लिश कर रहा था, तब यही फॉरेस्ट कल्ट को कुछ ही वक्त में सबसे ताकतवर एक्सिस्टेंट बनाने में मदद की। ये जगह जिसके भाग्य में लिखा हुआ है उसको सबसे अमेजिंग गिफ्ट देता है, लेकिन उसका उल्टा जब ये फॉरेस्ट किसी की जान लेता है वो सबसे क्रूएल मंजर होता है। तो जैसा कि देखने में आप लोगों को लग ही रहा है, इस फॉरेस्ट का जो जीव है मतलब लिजर्ड 2 सरों वाला एक मुर्गा जो कि इतना ताकतवर है, उस 2 सरों वाला उतने बड़े लिजर्ड को मार के खा रहा है। मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये फॉरेस्ट किस तरह का जगह है। तो हम यहाँ स्टोरी में आते हैं। अपना फर्स्ट रॉयल गार्ड यहाँ सोचता है डिमन लॉर्ड ये दूसरी बार है जो कि थर्ड को टेस्ट कर रहा है। मतलब पहली बार का जो टेस्ट था वो डिमोनिक जजमेंट पवेलियन था जिसको अपने चुन ने काफी आसानी से कर लिया। यही बात फर्स्ट रॉयल कैप्टन सोचता है इस बार थर्ड यंग लॉर्ड पता नहीं कैसा करेगा। तो अब वहां से सीन शिफ्ट होके अपने चुन की तरफ दिखाया जाता है जिसके पास अपना डम्पलिंग पूरे के पूरे 17 सीक्रेट टेक्स्ट लाया है। तो इन सारे बुक को देख के यही चीज अपना चुन पूछता है अरे तुमने इतने सारे क्यों लाए। तब अपना डम्पलिंग बोलता है मैंने सिर्फ सबसे बेस्ट टेक्स्ट को यहाँ पे लाया है और ये कुछ ज्यादा नहीं है यंग लॉर्ड। तो अपना चुन उन सीक्रेट डिमोनिक आर्ट्स को देखते हुए सोचता है धत मुझे अब डिमोनिक आर्ट भी सीखना पड़ेगा। ये सोचते सोचते वो क्विकली अपना माइंड चेंज करके डिमोनिक आर्ट और उसने बाकी जो हेवनली आर्ट सीखे हैं उनको कंपेयर करे बिगैर
समान तरीके से ट्रीट करने पे ही वो डीमनिक आर्ट के ट्रू एसेंस को जान पाएगा। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी डम्पलिन वह बोलता है, यंग लॉर्ड, ये 17 डीमनिक सीक्रेट टेक्स्ट में से ये 3 टेक्स्ट आपको 3 दिनों में लौटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता तो शायद होगा ही, हमारे डीमनिक स्कूल का 10 ग्रेट मार्शल आर्ट सीक्रेट टेक्निक्स में से सिर्फ ये 3 टेक्स्ट को सिर्फ यंग लॉर्ड और लेडी को ही सीखने की इजाजत है। लेकिन चुन यहाँ इन बातों को ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो इन सीक्रेट आर्ट्स को ऑलरेडी पढ़ने लग गए हैं। ये देख के डम्पल सोचता है, ये 10 डिमनिक आर्ट हमारे हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के टॉप 10 डिमनिक आर्ट है। अगर कोई इनमें से एक आर्ट भी सीख ले तो वो पूरे दुनिया को हिला के रख सकता है। इतने ज़्यादा पोटेंशियल है इन 10 डिमनिक आर्ट्स में। और कमाल की बात ये है, हमारे डिमनिक कल्ट में ऐसा कोई नहीं जो ये नहीं जानता इन डिमनिक आर्ट्स के बारे में। तो क्या सच में ऐसा हो भी सकता है? यंग लॉर्ड ने इन डिमनिक आर्ट्स को भूल गए हैं? तो डम्पलिन ये सोचते सोचते चुन की तरफ घूर घूर के देख रहा था। तो चुन यह पूछता है, तुम मेरी तरफ इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हो? तब डम्पल फिर से मिलिट्री स्टाइल में चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए यंग लॉर्ड। और वहीं पे वो पूछता है कि यंग लॉर्ड, आप सच में भूल गए इन सीक्रेट टेक्स्ट के बारे में? तो अब यहाँ अपना चुन डिटेल में डम्पलिन को इस तरह बात करते हैं कि वो दोबारा इस बारे में बात ही ना करे। तो यहाँ चुन डम्पलिन को बोलता है, सुनो डम्पलिन, जैसे कि तुम जानते हो मैं मेरे मार्शल आर्ट्स को कम्प्लीटली खो चुका हूँ ची ब्लॉक से उठने के बाद। तब से ही मेरा दिल और दिमाग पहले जैसा नहीं रहा, और सही मायने में देखा जाए तो डीमन लॉर्ड ने मुझे यहाँ एक्साइल कर दिया है इस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में। सो मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं डेस्परेट हूँ सारे डिमनिक आर्ट को दोबारा सीखने के लिए, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो क्या तुम कल सुबह सुबह मेरे लिए कुछ वेपन ला सकते हो? तो ये सब स्पीच सुन के अपना डम्पल रोने लगता है। तो चुन का स्पीच कुछ ऐसा असर किया अपने डम्पल के ऊपर। तभी डम्पल फिर से मिलिट्री स्टाइल में चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मैं आपको पूरी जिंदगी सर्व करूंगा माय लॉर्ड। तो यह डम्पलिन की ये हालत देख के चुन सोचता है, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। उसके बाद उसी दिन की रात का सीन दिखाया जाता है। कुछ छोटे छोटे बीस्ट बैम्बू फॉरेस्ट से निकल के जिस बैरियर के अंदर अपना चुन का घर है उस तरफ आने लगता है। वहीं पे डम्पल को दिखाया जाता है, जो कि बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कुछ इन 10 दिनों में वो बीस्ट दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। पर अभी देखने में ऐसा नहीं लगता वो लोग कुछ मूव करेंगे। वैसे भी बैरियर भी ठीक से लगा हुआ है, और पूरे का पूरे सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट का सिर्फ यही एक जगह है जिसको कहा जा सकता है सुरक्षित है। उसके बाद अपना डम्पल उस बैरिकेड के पास ही खड़ा होके अपने चुन की तरफ देखता है और सोचता है, यंग लॉर्ड अभी उन सीक्रेट टेक्स्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कोई भी घटना इस कॉन्सेंट्रेशन को ब्रेक न कर पाए। तो अब मुझे जल्दी जाके यंग लॉर्ड का रिक्वेस्ट किया हुआ वेपन को लाना पड़ेगा। इस काम में मैं किसी तरह से भी गलती नहीं कर सकता। ये सोचते हुए वेपन लाने के लिए चल जाता है। इसके बाद सीधा सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना चुन उन सीक्रेट टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते वहीं टेबल पे सो जाता है। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके अपने चुन हजिन के डार्क शैडो ची के बारे में बताया जाता है। तो चुन हजिन यानी कि अपना चुन इस डार्क शैडो ची टेक्निक को बनाया था। तब मुड़िम में एक हलचल फैल गया था, क्योंकि ये टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक बन गया था मुड़िम वर्ल्ड में। लेकिन ये टेक्निक 10 सीक्रेट टेक्निक जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी अपने टाइम का सबसे प्रोफाउंड और प्योर टेक्निक था। इस तरफ डिमनिक आर्ट एकदम अलग है, क्योंकि ये टेक्निक प्योरिटी को छोड़ के डिस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान देता है। ये टेक्निक फोकस करता है आउटपुट के ऊपर, ना कि स्टेबिलिटी के ऊपर, डिफेंस के बदले अटैक के ऊपर, और फ्लेक्सिबिलिटी के बदले ताकत के ऊपर। पर ये चीजें एसासिन के मेथड के जैसा ही कितना सिमिलर है। इस सीन के बाद सीधा चुन की तरफ दिखाया जाता है, जो कि इन डिमनिक आर्ट के बुक की तरफ देखते हुए सोचता है, सच में ये सब मार्शल आर्ट सीधे शब्दों में इनक्रेडिबल है। लेकिन अभी मैं जिस हालात में हूँ, इन 10 मार्शल आर्ट्स को मैं मास्टर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं मेरे डार्क शैडो ची को इन डिमनिक आर्ट से इन्हेंस कर सकता हूँ।
ये सोचते सोचते उसकी नजर पड़ती है ट्रू डिमोनिक आर्ट जिस किताब पे लिखा हुआ है उस पर पड़ती है। ये जो ट्रू डिमोनिक आर्ट है कुछ ज्यादा ही एडवांस है डिमोनिक आर्ट को आकार करने की तरफ से। ये कह सकते हो ये जो ट्रू डिमोनिक आर्ट है ये जो बाकी 10 ग्रेड डिमोनिक आर्ट है उसका फादर भी कहा जा सकता है। तो अपने चुन को ये चीजें जब पता चल जाती है तब वो कुछ ज्यादा ना सोचते हुए उस आर्ट को प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है। तो पहले तो अपना सेंसेस को ओपन करता है, उसके बाद कल्टीवेट करते हुए वो सोचता है। बाउंडलेस टेक्निक तब अच्छे से काम करता है जब आपके दिमाग में बेहद कुछ चल रहा है, यानी कि जब आप बेहद चिंतित हो तब। उससे पहले कि वो इससे ज्यादा प्रैक्टिस कर पाता अपने चुन कुछ सेंस करता है। पहले वो तो सोचता है ये कोई डंपलिंग तो नहीं, तब ठीक से ध्यान लगाने पे उसे पता चलता है कोई चीज उसके ऊपर नजर रखे हुए है। तो यहाँ वो सोचता है डंपलिंग नाइब दिखता है लेकिन उसने अभी चुन के करीब अपना गार्ड डाउन नहीं किया है। ये सोचते सोचते अपना चुन घर के बाहर आ जाता है और कहता है आज के लिए प्रैक्टिस काफी हुआ, और डंपलिंग को कहता है तू इतने जल्दी वापस भी आ गया। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब एक मुर्गा उसके ऊपर हमला कर देता है। तो अब ये मुर्गा कोई ऐसा वैसा मुर्गा नहीं, इसका 3 सर है और ये साइज में एक जाइगेंटिक बीस्ट की तरह है। तो इस चीज को पहली बार जब चुन ठीक से देखता है तो इसका 6 पैर है, यानी कि 6 लेग पीस। इसके तो जो पंखे है वो आदमी जितना बड़ा है और 3 सर। ये देख के अपना चुन कहता है अबे ये क्या बवाल है, बिल्कुल हमारी तरह। तो सीरियसली उस चिकन को देख के अपना चुन कहता है ये जगह सच में मुझे स्पीचलेस करने में मजबूर कर देता है। तो अब ये चिकन कुछ ज्यादा ही तेज था। पहली बार वो जब चिकन चुन को हमला करता है तब वो साउंड आर्ट से हमला करता है। तो उस फाइट सीन के बाद अपने डंपलिंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि कई सारे वेपन अपने साथ लेके सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में आ रहा था और सोचता है इतने ज्यादा वेपन शायद काफी होगा। और सोचता है थर्ड यंग लॉर्ड एक स्वॉर्ड्समैन हुआ करता था और थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में ये कहा जा सकता है वो इतना स्किल था, उसका खुद का एक स्टाइल जरूर होगा। कौन जाने अगर थर्ड यंग लॉर्ड फिर से अपना वेपन उठाए तो उसका जो मेमोरी लॉस हुआ है वो वापस आ जाए। लेकिन वो दोबारा सोचता है पहले जैसा अगर वो बन जाए तो मेरे लिए शायद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका पर्सनालिटी बिल्कुल सिटी पर्सनालिटी था। लेकिन अभी तो चुन है। उसके बाद अपने डंपल का एक दुख भरा मेमोरी दिखाया जाता है जिसमें उसे चैन से खाने भी नहीं देता था अपना चुन, आई मीन सियोरियन। और सोचता है अगर मेमोरी आ जाए तो मेरा हालत बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन फिर वो सोचते सोचते अपना माइंड चेंज करके मैं सिर्फ थर्ड यंग लॉर्ड का एक बॉडीगार्ड हूँ और मुझे किसी तरह से इमोशन को ऐड नहीं करना चाहिए इसमें। ये सोचते सोचते वो आ ही रहा था लेकिन आते आते उसे ब्लड की सेंट आ जाता है। वहां से अपने चुन और उसी 3 हेड वाले चिकन को दिखाया जाता है। अपना चुन उस चिकन के ऊपर हमला करता है लेकिन वो चिकन अपने चुन का हाथ को पकड़ के उसके ऊपर एक और पंजे से हमला करता है। तब अपना चुन भी उसके 3 सरों में से एक सर को मार के पीछे हटता है। तब वो मुर्गा फिर से साउंड आर्ट से अटैक करता है। तो इस साउंड अटैक को झेलते झेलते अपना चुन सोचता है ये कोई ऑर्डिनरी न्यूटेंट चिकन नहीं है, और सोचता है अगर मेरे पास एक पास हथियार होता। तभी उसके नजर बाम्बू की तरफ पड़ता है और सोचता है इसको मैं हथियार की तरह से यूज कर सकता हूँ। तभी ये देख के वो चिकन अपने चुन के ऊपर हमला कर देता है। तो उस अटैक से अपने चुन डॉज करके कहता है तो मुझे एक ही हमला 2 बार कर रहे हो। ये बोल के अपना चुन वही बम्बू उठा के अपने चिकन के बॉडी में धसा देता है, ऐसा उसे लगता है। लेकिन उस बम्बू का ही चित्रे चित्रे उठ गया था। वो चिकन का स्किन इतना ज्यादा टफ था। तब वो चिकन एक जोरदार हमले से अपने चुन को उस बम्बू के बने बैरियर में दे मारता है। तो वहां से उठते हुए अपना चुन कहता है अब मुझे समझ आया, मैं सिर्फ फिजिकल फोर्स से तेरे इन पंखों को भेद के स्किन में अटैक नहीं कर पाऊंगा। ये कह के वो खुद को तैयार करने लगता है किसी मूव के लिए और कहता है मैंने सोचा नहीं था मैं पहली बार इस मूव को यूज करूंगा किसी एनिमल के खिलाफ। खैर ऐसा लगता है मुझे अब करना ही पड़ेगा। तो अपना चुन एक्चुअली हेवेनली नेट 6 पार्ट टेक्निक का सेकंड फॉर्म यूज करता है
तो ये हेविली नीट 6 पार्ट टेक्निक हाइपर सेंसेशन का सेकेंड फॉर्म जब कोई यूज करता है तब उस पर्सन का थॉट प्रोसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देता है ची का यूज करके। इसका मतलब अपने चुन के नजर में जो सारी चीजें हो रही है वो सब कुछ वो बिल्कुल स्लो मोशन में देख रहा है। तो वो क्विकली पास में ही पड़े हुए बम्बू को उठाते हुए वो उस मुर्गे का वीक पॉइंट को भी ढूंढ लेता है। तो इस बार वो एक ही हमले में उस मुर्गे का काम तमाम कर देता है। इस सीन के बाद सीधा अपने डम्पेल की तरफ दिखाया जाता है जो कि बैरियर की ऐसी हालत देख के वो यंगलॉर्ड करके अपने चुन को ढूंढने लगता है। तभी चुन उसे आवाज देता है और एकदम खून पे लथपथ एक चट्टान पे बैठे हुए कहता है तो वापस आ गया। तो ये देख के अपना डम्पेल बोलता है कि यंगलॉर्ड आप ठीक है। ये सुन के अपना चुन कहता है अरे भाई चिल्लाना बंद कर। लेकिन उसी के पास मरे हुए मुर्गे को देख के चिल्ला के बोलता है ये एक एजर लोटस है। तो हमें जब ठीक से दिखाया जाता है अपने चुन ने एक नहीं कई सारे बम्बू घुसा दिए इस चिकन के अंदर और अपना चुन पूछता है क्या इस चिकन का नाम एजर लोटस है। तो यहाँ डम्पेल बताता है हाँ, लेकिन पहले आपके इंजरी को ठीक करना पड़ेगा। तब यहाँ चुन कहता है ये ब्लड मेरा नहीं है इस चिकन का है। ये सुन के डम्पेल सोचता है जरा करीब से देखे तो यंगलॉर्ड के शरीर में कुछ स्क्रैचेस के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन ये एजर लोटस एक लेपर्ड जितना खतरनाक है। ये सोचते सोचते अपना डम्पेल चुन से पूछता है क्या सच में अपने इस बीस्ट को मार दिया। तब यह चुन कहता है मेरे अलावा और कोई है ये बताओ, हमारे पास कोई बड़ा बर्तन है। ये सुन के डम्पेल पूछता है हाँ है, लेकिन क्यों चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि मैं आज खाना पकाने वाला हूँ और मुझे सारा एक्सप्लेनेशन चाहिए ये जगह क्या है और तुम्हें कैसे पता है इस चिकन के बारे में। तो अब इस सीन के बाद अपने चुन की तरफ दिखाया जाता है जो कि खाना पका रहा है और अपना डम्पेल इस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में बताता है। यही चीज की ये सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट जिसको कि डिमोनिक फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये फॉरेस्ट नेचुरली डिमोनिक फॉरेस्ट है। तो ये जगह पे नेचुरली डेंस स्पिरिचुअल ची है किसी और फेमस माउंटेन से भी बेहद ही ज्यादा। और इस फॉरेस्ट का सबसे स्पेशल बात ये है यहाँ पे जो स्पिरिचुअल ची है वो सब जगह फैला हुआ नहीं है बल्कि ये सर्कुलेट होता है, जिस वजह से टाइम बीतने के साथ साथ ये जगह और भी स्पिरिचुअली डेंस होता रहता है। इसी वजह से बूट ची और अर्थ ची यहाँ एम्पलीफाई होता है। इसलिए शायद आपने नोटिस किया होगा यहाँ के जो बैम्बू है वो स्पेशली काफी जल्दी बड़ा हो जाता है और काफी मोटा और स्ट्रॉन्ग भी होता है। लेकिन यह चुन बोलता है लेकिन इन बैम्बूज का लाइफ स्पैन इतना शॉर्ट क्यों होता है। एक्चुअली यही वजह है कि बैम्बू यहाँ बेहद ही जल्दी ग्रो हो जाता है। इस वजह से लाइफ स्पैन खत्म करके एक नया बैम्बू उगाता है तो वो स्पिरिचुअल ची को कंडेंस कर लेता है और सर्कुलेशन भी चलता रहता है। इस चीज के अलावा एक और चीज है जो कि है कुछ बैम्बू बेहद ही स्पेशल होते हैं। तो यहाँ चुन पूछता है क्या उन बम्बू को मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। तो यहाँ डम्पलिन बताता है ऐसा है भी और नहीं भी, क्योंकि ये बैम्बू एक एलिक्सर की तरह काम कर सकता है और एकदम फेटल पॉइजन की तरह भी काम कर सकता है। इसलिए तो ऐसा क्यों है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कभी कभार कुछ बम्बू में कुछ ज्यादा ही डेंस ची पाया जाता है जिनको कई बार प्रोसेस करने के बाद ह्यूमन बॉडी इंड्योर कर सकता है उस ची को कंज्यूम करने के बाद। और यंग लॉर्ड हमारे हाफ से भी ज्यादा जो डिमोनिक एलिक्सर प्रोड्यूस करते हैं वो इस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट से ही हर्ब्स को कलेक्ट करके किया जाता है। तब ये सुन के चुन कहता है क्या इसका मतलब हम मास प्रोड्यूस कर सकते हैं स्पिरिट एलिक्सर का। तब यह डम्पल कहता है नहीं। तब यह चुन कहता है ऐसा क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो स्पिरिचुअली डेंस बैम्बू होते हैं वो इस फॉरेस्ट के काफी अंदर पाया जाता है और उसके करीब इस जैसे फ्लोरेसियस बीस्ट भी पाया जाता है। तब यहाँ चुन कहता है इस चिकन की तरह। तब डम्पल बताता है कि एजर लोटिस इस फॉरेस्ट का सबसे वीकेस्ट स्पीसीज है। तब यहाँ चुन कहता है क्या इसका मतलब इस जैसा और इससे भी ज्यादा ताकतवर यहाँ और बहुत सारे हैं। तब यहाँ डम्पल बताता है हमने कंफर्म किया है ज्यादातर विस्ट इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं उनका कंपैरिजन पीक कल्टीवेटर लेवल मास्टर जितना है। इसलिए हम साल में 2 बार इस डिवाइन बैम्बू का हार्वेस्ट करते हैं। उसके लिए फर्स्ट गार्डियन के साथ हाई लेवल एग्जीक्यूटिव रहता है, लेकिन ये भी बेहद ही ज्यादा डेंजरस काम है
और डम्पल फाइनली बता देता है बैम्बू फॉरेस्ट में अभी चुन जिस जगह पे रह रहा है उस जगह का नाम है सिटी बम्बू गार्डन। और मुझे माफ कर दीजिए यंग लॉर्ड, क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और तो और मेरे एरोगेंस के चलते मैंने ये अंदाजा भी तक नहीं लगा पाया कि ये वक्त पे भी एजर लोटस स्पीसीज इतने करीब आ जाएंगे। ये सुनकर अपना चुन कहता है डम्पल, ना बल्कि तूने सिटी बम्बू गार्डन के चारों ओर दीवार खड़ा किया है, बल्कि उसके अलावा बाहर की तरफ एक ऑक्टागोनल वॉल फॉर्मेशन भी बनाया है। तूने अपना ड्यूटी एज अ गार्ड बखूबी से निभाया है। ये सुनकर डम्पल बोलता है लेकिन फिर भी। तब चुन कहते हैं अरे भाई तू चुप रहे और ये चिकन लेग पीस ले और बता कैसा बना। तो अपना डम्पल उस चिकन लेग पीस को देखते ही सोचता है किसने सोचा था यंग लॉर्ड इस मॉन्स्टर चिकन को पका के खाएगा, क्या ये खाने लायक भी है। तो चुन यहाँ उस चिकन लेग पीस को घूर घूर कर देखते हुए डम्पल को बताता है अरे डम्पल, तू क्या ऐसी चीजों को नहीं खाता? मैंने सोचा था तू जैसा दिखता है तेरे प्लेट में जो देगा वो तू खा के चला जाएगा। अरे फिक्र मत कर, स्पिरिचुअली डेंस बैम्बू सूट के सूप की तरह एलिक्सर की तरह ना होगा लेकिन उससे कम भी नहीं होगा। ये बोलते बोलते चुन अपने लिए एक चिकन पीस उठाता है, लेकिन इस तरफ अपना डम्पल फुल बोल को अपना खत्म करके एक और बोल मांगता है। तो यहाँ चुन अपना खाना उठाते हुए सोचता है तो ये जगह इतना डेंजरस है और डीमन लॉर्ड मुझे ऐसी जगह पे भेजा, मेरे को जितना जल्दी हो सके डीमनिक आर्ट को मास्टर करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से चुन और डम्पल को दिखाया जाता है जो कि वो 6 लेग पीस खाते हुए कैजुअल टॉक करता है। उसमें अपना चुन बताता है कि तेरा ये ऑक्टागोनल वॉल फॉर्मेशन उतना बुरा भी नहीं है। तब यह डम्पल बताता है यंग लॉर्ड, क्या आपने फॉर्मेशन के बारे में भी सीखा है? ये सुन के चुन एक फनी तरीके से बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो चुन का इस तरह रिएक्शन देख के अपना डम्पल मन में सोचने लगता है थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में मैं जितना जान पाता हूँ उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है मेरे मन में। पहली बात तो ये है फॉर्मेशन को आप 2-4 किताब पढ़ के ये पेटेंट नहीं कर पाओगे कि आप फॉर्मेशन के बारे में जानते हो, क्योंकि ये मार्शल आर्ट से काफी अलग चीज है। और तो और थर्ड यंग लॉर्ड ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर 10 ग्रेड डिमेंडिंग मार्शल आर्ट के बुक को ऐसे ही पढ़ डाला। अब ये वाला इंसिडेंट ठीक से रिकवर ना होते हुए भी उसने एक एजर लोटस को मार गिराया। यंग लॉर्ड को अगर ऊपर ऊपर से दिखा जाए तो काफी दिल के अच्छे और मजाकिया पर्सन लगता है, लेकिन वो जब सीरियस हो जाते हैं उनके करीब जाना भी मुश्किल हो जाता है। बात तो दूर की बात है। इन सभी चीजों के अलावा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ची ब्लॉकेज के बाद की वजह से उसने जो अपना मार्शल पावर्स को खो दिया उस चीज को लेके वो कभी भी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई नहीं देते। यंग लॉर्ड एक्चुअली किस तरह के पर्सन है? सच में यंग लॉर्ड के बारे में कुछ तो है, मैं चाहे जितना कोशिश कर लो जान नहीं पाता हूँ। इस सीन के बाद सीधा शोभा का सीन दिखाया जाता है और अपना चुन डिसाइड करता है वो डिमोनिक आर्ट को मास्टर करेगा। तो वो ट्रू डिमोनिक आर्ट के टेक्स्ट को पढ़ते हुए सोचता है मैं पहली बार डिमोनिक आर्ट को सीख रहा हूँ तो इसके मैं अदर मार्शल आर्ट की तरह जल्दी जल्दी नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन यहाँ मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना पड़ेगा। इसके लिए मेरा जो डार्क शैडो ची है जिसको मैंने 10 ग्रेड सेक्ट्स के सीक्रेट टेक्निक्स को मिला के बनाया है एज ए असैसिन किंग, जिस टेक्निक से मैं सबसे ज्यादा फेमिलियर हूँ उसको छोड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन इस तरफ जो ट्रू डिमोनिक आर्ट है वो बाकी सारे डिमोनिक आर्ट्स का बेस है और इस टेक्निक को मैं जिस तरह सीखूंगा उस बेसिस पे मेरे टेक्निक का नेचर, कैरेक्टर और क्वालिटी डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इस ट्रू डिमोनिक आर्ट को मेरे डार्क शैडो ची के जो कि इनसफिशिएंट फाउंडेशन से बना है चेंज करके डार्क शैडो ची का फाउंडेशन बनाऊं, तो यहाँ डिमोनिक आर्ट के बारे में सिंपल शब्दों में बताया गया है। ये समझो साफ पानी के ऊपर अगर एक ड्रॉप इंक डाल दिया जाए तो उस पूरे पानी को वो एक ड्रॉप इंक कलर देगा। और ये चीज ट्रू डिमोनिक आर्ट के बारे में स्पेशली है क्योंकि ऑब्वियसली डिमोनिक कल्ट में इसके ही बेसिस पे सारे डिमोनिक आर्ट बनाए गए हैं। तो अगर यही ट्रू डिमोनिक आर्ट मेरे डार्क शैडो ची जो कि एक जनरेशन भी नहीं बीता उससे मिल जाए तो डार्क शैडो ची के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये शायद भाग्य ही था जो कि मैं रिबॉर्न हुआ डिमोनिक कल्ट में। ये सोचते सोचते वो कल्टीवेट करना शुरू करता है और हमें दिखाया जाता है अपना चुन और सियोरियन जो कि एक ही है। इस तरफ ट्रू डिमोनिक आर्ट और डार्क शैडो ची, उस तरफ यही ट्रू डिमोनिक आर्ट और 10 ग्रेट सेक्ट्स के सीक्रेट टेक्निक
एक साथ मिलाई तो क्या होगा। तो वहाँ से सीन शिफ्ट होकर अपने डम्पल की तरफ दिखाया जाता है जो कि झाड़ू पोछा कर रहा है, और वहाँ वो सोचता है 12 दिन हो गए यंग लॉर्ड खुद को कमरे में बंद कर लिया है और मुझे इंस्ट्रक्शन दिए है चाहे कुछ भी हो जाए उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। पता नहीं यंग लॉर्ड अब क्या करना चाहता है। वहाँ से सीन शिफ्ट होकर अपने चुन की तरफ दिखाया जाता है जो कि इतने अच्छे से मिलने की वजह से कल्टीवेट करते हुए सोचता है लोग सच कहते हैं दो ऑपोजिट चीज अट्रैक्ट होते ही है। ये टेक्निक कितने अच्छे से कंबाइन हो रहा है, मेरी सोच से भी परे है। तो यहाँ एक न्यू मार्शल आर्ट क्रिएट किया गया जो कि डार्क शैडो चीज से कई गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, इसके साथ साथ डिमोनिक आर्ट से ज्यादा स्टेबल भी है। तो यहाँ फाइनली एक नई मार्शल आर्ट तैयार हो गया। इस मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करते हुए अपना चुन सोचता है मैं फील कर सकता हूँ पहली बार मेरे शरीर के रग रग में डिमोनिक एनर्जी दौड़ने में कैसा महसूस होता है। मैंने मार्शल प्राइज के एक न्यू हाइट को अचीव किया। तो अपने चुन के कल्टीवेट करने से जो डिमोनिक एनर्जी का प्रेशर तैयार होता है जिससे अपना डंपल ठीक से खराब ही नहीं हो पाता, इस तरह अपने चुन इस नए मार्शल आर्ट का नाम देता है डार्क शैडो डिमोनिक आर्ट। चुन और डंपल सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के काफी अंदर तक आके न्यूटेटेड एप को मार के अपना ट्रेनिंग कर रहा है, और इसी में अपने डंपल को दिखाया जाता है जो कि एक एप को मारते हुए कहता है बाप रे बाप ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता था, और अपने चुन से कहता है यंग लॉर्ड हम कुछ ज्यादा ही अंदर तक आ गए इस डिमोनिक फॉरेस्ट के, और मैं अब कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। आज के लिए हमें शायद सिटी बैम्बू गार्डन में लौट जाना चाहिए। ये सुन के अपना चुन कहता है अरे डंपल जैसा कि मैंने सुना ये जिंग जिंग बीस्ट झुंड में रहता है, तो ये 3 बीस्ट क्या झुंड लग रहा है तेरे को। तभी अपने डंपल का आवाज आता है और उसी के पीछे वो सारे बीस्ट का झुंड है। ये देख के अपना डंपल चुन के करीब के कहता है यंग लॉर्ड हमें वापस चल जाना चाहिए, यहाँ कुछ ज्यादा ही बीस्ट आ गए अब। ये सुनकर अपना चुन कहता है अरे तो फिक्र मत कर। इसी के साथ अपने मन में सोचता है डंपल सही तो कह रहा है, इसके अलावा मैं पूरे दिन इन बीस्टों से लड़ता रहा हूँ और मेरा ची अभी पूरा खत्म होने के कगार पे है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा इस न्यू मार्शल आर्ट को परफेक्ट बनाने के लिए मुझे मेरे लास्ट लिमिट तक पुश करना ही पड़ेगा, तभी जाके मैं ताकतवर बन पाऊंगा। ये बोल के अपना चुन डार्क शैडो डिमोनिक आर्ट यूज करता है उन सारे बीस्टों के ऊपर। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होके अपने डीमन लॉर्ड की मैनर की तरफ दिखाया जाता है। डीमन लॉर्ड कहता है रुको जरा तुमने अभी क्या कहा। थर्ड यंग लॉर्ड एजर लोटस और जिंगजिंग जैसे बीस्टों के झुंड का हंट कर रहा है। तो यहाँ फर्स्ट ट्रायल गढ़ बताता है ये सच है लॉर्ड। तो यहाँ डीमन लॉर्ड कहता है फैसिनेटिंग, अगर थर्ड ने ब्लैक ड्रैगन आर्ट को मास्टर किया होता तब उन बीस्टों की चीखों से वो बच नहीं पाता, लेकिन इस तरफ ब्लड फ्लेम आर्ट शार्प है और कैप्चरिंग हेवन ये आर्ट कुछ ज्यादा ही हैवी है, तो थर्ड के लिए ये तीनों ही आर्ट सूटेड नहीं है। तो यहाँ आप लोग शायद समझ गए होंगे किन 3 आर्ट के बारे में बताया जा रहा है और क्यों डीमन लॉर्ड ने कहा फैसिनेटिंग। तो आगे डीमन लॉर्ड बताते हुए कहता है रेड फिनिक्स जो आर्ट है शायद उसके लिए अच्छा होता, लेकिन अगर उसके नजर सही है तो समझ जाता ये भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ डीमन लॉर्ड अपने फर्स्ट ट्रायल कैप्टन से पूछता है तुमने उन 3 आर्ट को ही दिया था ना। तब फर्स्ट ट्रायल गार्ड बताता है जी हाँ लॉर्ड, मैंने ब्लड फ्लेम, कैप्चरिंग हेवन और रेड फिनिक्स को ही दिया था। तो यहाँ डीमन लॉर्ड कहता है अगर थर्ड ने रेड फिनिक्स यूज किया होता अभी शरीर के इस कंडीशन में जब वो अभी जी ब्लॉक के बाद उठा है तब इस टेक्निक के जहर को संभाल नहीं पाता, तो ऐसा लगता है उसने कुछ और ही डिमोनिक आर्ट को मास्टर किया। तुमने क्या सीक्रेट लाइब्रेरी से कुछ और आर्ट को भी दिया था। तो यहाँ अपना फर्स्ट ट्रायल गार्ड माफी मांगने लगता है और कहता है मैंने आपके परमिशन के बगैर सीक्रेट लाइब्रेरी में घुसने की परमिशन दी, मुझे इस गलती के लिए मार दीजिए लॉर्ड। तो ये सुनकर अपना डीमन लॉर्ड कहता है तुम्हारे पास अथॉरिटी है सीक्रेट लाइब्रेरी में जाने की, तो अपने सर उठाओ। तब यहाँ फर्स्ट ट्रायल गार्ड बताता है लेकिन ये चीज मैंने आपको रिपोर्ट नहीं की लॉर्ड। तब ये सुन के अपना डीमन लॉर्ड गुस्से में कहता है क्या तुम अब पछता रहे हो थर्ड यंग लॉर्ड को सीक्रेट लाइब्रेरी के एक्सेस देके। तब यहाँ फर्स्ट ट्रायल गार्ड बताता है नहीं लॉर्ड। तब अपना डीमन लॉर्ड कहता है क्या तुम इसके फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो यहाँ फर्स्ट ट्रायल गार्ड आता है हाँ लॉर्ड। ये सुन के अपना डीमन लॉर्ड कहता है तो फिर मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बोल के डीमन लॉर्ड अपने बोल में दारू डालने लगता है और कहता है फर्स्ट गार्डियन। तो यार इस बंदे को मैं आपसे फर्स्ट गार्डियन ही बुलाया करूंगा। क्या तुम्हें पता है बच्चे जब फाइट करते हैं
उसमें सबसे डरावनी बात क्या है, यही कि बच्चों को पता ही नहीं होता कब उसे रोकना है। इस तरफ अपने चुन को दिखाया जाता है जो कि लगातार उन बीस्ट से फाइट कर रहा है। इस तरफ डीमन लॉर्ड कहता है उन बच्चों को लगता है वो फाइट कर रहे हैं अपने ऑनर के लिए, लेकिन जब वही बच्चा फाइट करते करते अनजाने में से ही जब एक एप्रोप्रिएट लाइन पे पहुंच जाता है तब वो चाइल्ड एक मैन में बदल जाता है। इस तरह अपने चुन को दिखाया जाता है वो ना बल्कि उस झुंड से लड़ रहा है बल्कि अपने डम्पल को भी टाइम टू टाइम बचा भी रहा है, और बचा के अपने डम्पल को कहता है अरे ओ बॉडीगार्ड, अपना इस तरह गार्ड डाउन क्यों कर रहे हो, ये जिंगजिंग बीस्ट बस नंबर के अलावा कुछ नहीं है। ये बोल के चुन अपने मन में सोचता है लगातार इस डार्क साइड और डिविनी कार्ड का यूज करना कितना स्मूथ महसूस होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के सेंटर में भी चला जाऊंगा। तभी एक और घोड़े जैसा न्यूट्रेटेड बीस्ट बड़ी ही तेजी से अपने डम्पल को मार गिराता है। ये देख के चुन सोचता है ये वाला बीस्ट अब किस तरफ से आया, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं इस बीस्ट के साथ उस चिकन जैसा किसी तरह मार पाऊंगा। डम्पल जो कि इन कुछ ही दिनों में लगातार कई सारे बीस्ट के साथ लड़ते लड़ते अपने चीख को एम्पलीफाई कर चुका है, उसको एक ही हिट में बेहोश कर देना इसका मतलब सिर्फ एक ही है, हमने अभी तक जिन सारे बीस्टों के साथ सामना किया उससे कहीं ज्यादा ताकतवर ये बीस्ट है। तो इस बीस्ट का किलिंग इंटेंट सेंस करके अपना चुन सोचता है मैं इस फाइट के शुरुआत से ही मैं अपने पूरे ताकत से हमला करूंगा। ये वो सोच ही रहा था, उसी बीच वो बीस्ट आके अपने चुन को इस तरह हमला करता है वो कई सारे बैम्बू को तोड़ते हुए यहाँ आके गिरता है, उसका तलवार भी उसके हाथ से छूट गया। और अपना चुन कहता है सो पहले जिस स्पीड से तूने हमला किया वो तेरा फुल स्पीड नहीं था, हाँ चल एक कार आ जा, इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। लेकिन जब चुन खुद को देखता है वो अपने शरीर को हिला नहीं पाता और उसके दाहिने हाथ को बीस्ट कब का तोड़ दिया है। इस तरह वो बीस्ट दोबारा अपने चुन के ऊपर हमला करता है। यहीं पे अपना चुन उस हमले को आते हुए देख के सोचता है धत, इस तरह तो मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब मुझे लगा सब सही चल रहा है उसी वक्त ये बीस्ट आ गया, मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था इस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में। तो वो बीस्ट अपने चुन को कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी डम्पल पीछे से अपने तलवार को उस बीस्ट को मार के अपनी और उस बीस्ट का ध्यान आकर्षित करता है। ये देख के अपना चुन सोचता है अरे डम्पल तू अब क्या कर रहा है, इस बीस्ट को तू संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अपना डम्पल तो चुन का बॉडीगार्ड है, वो सक्सेसफुली उस बीस्ट का ध्यान अपने और आकर्षित कर लेता है। तब जो बीस्ट अपने डम्पल के पीछे पड़ जाता है वो जान बचाए तो लाखों पाए बोल के भागने लगता है। तो अपने डम्पल को इस फॉरेस्ट के बारे में लगभग शायद सब पता है, तो वो इस बीस्ट को एक ट्रैप में फंसा देता है। तो डम्पल उस ट्रैप की तरफ देखते हुए सोचता है क्या वो बीस्ट मरा, लेकिन तभी वो बीस्ट उस ट्रैप से उठने की कोशिश करता है। ये देख के अपना डम्पल कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग लॉर्ड के ऊपर हमला करने की, मुझे तो तेरे को सजा देना चाहिए तेरे सर को काट के। ऐसा बोल के वो फनी तरीके से वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो बीस्ट उस ट्रैप से ऊपर आ गया था। और जाते हुए अपना डम्पल बोलता है इस बार मैं जा रहा हूँ मेरे यंग लॉर्ड के पास, अगली बार तेरे को देख लूंगा। तो चून यहाँ डम्पल को आवाज देता है और कहता है चलो चलो अब चलो सिटी बैम्बू गार्डन में चलो। उस घोड़े वाले बीस्ट से लड़ने के 8 महीने बाद से होती है हमें दिखाया जाता है अपने हेवनली डिवाइन कल्ट के कोर्ट ऑफ एल्डर्स के मैनर की तरफ। इससे मिलो कोर्ट ऑफ एल्डर्स के फर्स्ट एल्डर ली कहता है काम कुछ ज्यादा ही थका देने वाला था। तो उसका जूनियर यानी कि सेकेंड एल्डर जी यंग कहता है आपने अच्छा काम किया सीनियर, इस बार मैं चला जाता हूँ, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो ये सुन के ली बताता है नहीं मैं ही जाता हूँ, जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अगर उसका प्रोटेक्टर चेंज होता रहे तो उसे अनईजी फील होगा, मैं 1 घंटे में चला जाऊंगा। ये बोल के बैठता है। तब उसका जूनियर चाय देते हुए कहता है लेकिन आज क्यों डीमन सॉर्ट फैमिली के पेट्रियार्च विजिट कर रहा है। तो अपना यह सीनियर बोलता है मैं इस बारे में तो नहीं जानता, लेकिन डीमन सॉर्ट फैमिली के पेट्रियार्च एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, शायद वो यहाँ आज डीमन लॉर्ड से कुछ डिस्कस करने आए हैं। लेकिन मैंने एक रूमर सुना है डीमन सॉर्ट फैमिली के एल्डेस्ट चाइल्ड को डीमन लॉर्ड के डिसाइपल बनाने की बात कर रहे थे। तब उसका जूनियर कहता है क्या सच में डीमन लॉर्ड का डिसाइपल। तब उसका सीनियर कहता है जैसे कि मैंने कहा ये सच हो भी सकता है, अपने डीमन लॉर्ड का 7 डिसाइपल में से 2 डिसाइपल 7 बिग फैमिली से है, ये हो भी सकता है। वैसे भी इस बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है, डीमन सॉर्ट फैमिली डीमन कल्ट में सबसे लॉयल फैमिली में से एक है। इसके अलावा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में से भी एक है अपना डीमन लॉर्ड
डीमन सट फैमिली को ट्रस्ट भी करता है। इन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए देखा जाए तो डीमन लॉर्ड एक डिसाइपल ले भी सकता है। तब उसका जूनियर कहता है लेकिन डीमन लॉर्ड ने ऑलरेडी 7 डिसाइपल ले लिए हैं, क्या वो एक और लेगा? तो यहाँ उसका सीनियर कहता है कौन जाने, डीमन लॉर्ड की मर्जी के खिलाफ कोई बोल सकता है क्या? ये सुनकर उसका जूनियर कहता है ये बात तो सच है, लेकिन मुझे लगता है डीमन लॉर्ड का डिसाइपल साथ ही रहेगा। तब उसका सीनियर कहता है ऐसा क्यों? तब उसका जूनियर कहता है थर्ड यंग लॉर्ड जी ब्लॉकेज से उठने के बाद उसने अपना सारा मार्शल पावर्स खो दिया और अभी वो सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में है। तो ये कहना गलत नहीं होगा थर्ड लॉर्ड सक्सेसर के रेस से बाहर हो चुके हैं। ये सुनकर उसका सीनियर कहता है ये काफी खतरनाक स्टेटमेंट है। तब उसका जूनियर कहता है आप अच्छी तरह से जानते हैं सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट कितना खतरनाक जगह है, हमें ये भी नहीं पता थर्ड लॉर्ड कब लौटेंगे। इसके अलावा अगर लॉर्ड ने थर्ड को वापस आने की परमिशन ही ना दी। ये सुनकर उसका सीनियर कहता है अरे अपना मुंह बंद रख, अगर तू अभी जो कह रहा है इसको कोई सुन लेना। अब मुझे समझ में आ रहा है हम सब में से थर्ड लीडर को ही क्यों चुना गया सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में थर्ड यंग लॉर्ड के साथ जाने के लिए, क्योंकि वो सबसे सूटेड है। और हम सबको पता है, यानी कि अपनी डम्पल के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ, उसका कितना लगाव है थर्ड यंग लॉर्ड के लिए। ये कह ही रहा था तभी पीछे से एक सर्वेंट आके बोलता है फर्स्ट लीडर थर्ड लीडर आया है आपसे मिलने के लिए। तब यहाँ फर्स्ट लीडर बोलता है क्या डम्पल आया है मुझसे मिलने के लिए, जल्दी से उसे अंदर भेजो। तो यहाँ डम्पल आके फर्स्ट लीडर का ग्रीट करता है, लेकिन ये लोग अपने डम्पल का मर्डरस इंटेंट देख के चौंक जाता है और सोचता है इन 8 महीनों में ऐसा क्या हुआ उसका मर्डरस इंटेंट इतना ज्यादा है जिसको सप्रेस भी नहीं किया जा पा रहा है। डम्पल तो अब पहचान में ही नहीं आ रहा है। वेल अगर पूरे दिन रात खतरनाक न्यूटेटेड बीस्ट को मारते रहोगे तो ऐसा ही होगा ना। तो स्टोरी में आते हैं अपना डम्पल यहाँ केप पाइन टी लीव्स लेने आया था और अपने फर्स्ट लीडर को शुक्रिया बोल के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसका फर्स्ट लीडर कहता है अरे डम्पल तू इतने सारे केप पाइन टी लीव्स क्यों लेके जा रहा है? तो यहाँ डम्पल कहता है मैं सिर्फ थर्ड यंग लॉर्ड का ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, लॉर्ड ने कहा था लेके जाने के लिए तो मैं ले जा रहा हूँ। तो यहाँ फर्स्ट लीडर कहता है अरे मैंने सोचा था थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन तू अभी जा रहा है। तो अपना डम्पल कहता है मुझे माफ करना, मुझे अब जाना पड़ेगा। तब यहाँ लीडर कहता है ठीक है तो अपना ड्यूटी कर। तो डम्पल वहाँ से जाता है। यहाँ अपने उस फर्स्ट और सेकंड लीडर को दिखाया जाता है। तो यहाँ सेकंड लीडर कहता है सीनियर क्या आपने सेंस किया डम्पल के पास जो मर्डर इंटेंट है वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ सीनियर कहता है हाँ मैंने भी फील किया और मैं एक बात तो श्योर से कह सकता हूँ डम्पल अभी लाइफ और मौत से खेल रहा है। डम्पल अभी जो कुछ कर रहा है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन उसे दिखने में लग रहा है वो फिट एंड हेल्दी है और ऐसा लगता है थर्ड यंग लॉर्ड जैसा कि मैं जानता हूँ कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन के ही लौटेगा। तो अब वहाँ से सिंसेप्टो के अपने डम्पल की तरफ दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही तेजी से सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट से जा रहा है और सोच रहा है मैं फील कर सकता हूँ, मेरा शरीर अब हल्का फील कर रहा है, मैं पहले से ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। मैं इतना ताकतवर 8 महीने पहले बिल्कुल ही नहीं था। वो सारे ग्रोलिंग एक्सपीरियंस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में मेरे मार्शल आर्ट को एडवांस कर दिया। तभी उसे महसूस होता है कुछ तो है, कोई चीज यहाँ मूव किया। क्या कोई बीस्ट था? उसके पैरों के कदमों से नहीं लगता वो जिंगजिंग बीस्ट था, वो करीब आ रहा है। ये सोचते सोचते अपना डम्पल तैयार होने लगता है, मतलब बीस्ट जब ही आएगा वो एकदम काट डालेगा उसको। तो बैम्बू के पीछे से अपना चून आता है जो कि उस घोड़े वाले बीस्ट को मार के ला रहा है। अपना चून डम्पल को देख के कहता है अरे तू इतनी जल्दी वापस आ गया, मैंने बोला था ना अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत बात करके आना। ये सुन के अपना डम्पल फिर से मिलिट्री स्टाइल में बोलता है यंग लॉर्ड मैंने सोचा था आप सिटी बैम्बू गार्डन में रहेंगे जब तक मैं बाहर रहूंगा, लेकिन आपने एक और हॉर्स वाले बीस्ट का हंट किया, अगर आपको चोट लग जाती तब क्या होता? ये सुनकर अपना चुन कहता है अरे मैं बोर हो रहा था इसलिए बाहर आया, ये बीस्ट को देखा घूम रहा था तो पकड़ लिया। मैं छोड़ सकता था, लेकिन जब मैं इस बीस्ट को देखता हूँ तो मुझे पहली मुलाकात याद आ जाती है। ये बात छोड़, आज का डिनर हॉर्स मीट होगा, तो वापस जाने पे बर्तन को धो देना जरा। लेकिन ये देख के अपना डम्पल कहता है यंग लॉर्ड ऐसा लगता है आपका हाथ पूरी तरह से हील हो गया, आप तो पट्टी को जरा रिमूव कर दीजिए। इसके बाद एक फनी सा सीन दिखाया जाता है। अपना चुन हाथ का बहाना करके डम्पल से सब काम करवाता है, मतलब खाना भी उसे डम्पल को खिलाना पड़ेगा और धुलवाना भी। तो ये बात जब अपने चुन को याद आता है वो अपने मन में सोचता है
ऐसा लगता है मैं डंपल को कुछ ज्यादा ही यूज कर रहा था, लेकिन ये कुछ महीना कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबली भी था। वहां से सीन शिफ्ट होके अभी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना चुन कल्टीवेट कर रहा है। तो डंपल यहाँ बर्तन धोते धोते अपने चुन को कल्टीवेट करते हुए देख के सोचता है, किसने सोचा था यंग लॉर्ड अकेले ही उस न्यूट्रेटेड घोड़े को हंट कर पाएगा। अभी यंग लॉर्ड को देख के कोई नहीं कह सकता कि वो कभी भी ची ब्लॉक का शिकार हुए थे, लेकिन ये जगह खतरनाक बीस्टों से भरा पड़ा हुआ है, जो कि पिग मास्टर भी संभाल नहीं पाता। ऐसा लगता है मैं सिर्फ थर्ड यंग लॉर्ड के गार्ड बन के नहीं रह पाऊंगा। तो इस तरफ अपने चुन का कल्टीवेट करना हो गया। यहाँ फिर से अपने डंपल पीछे से कहता है, यंग लॉर्ड आपका कल्टीवेट करना हो गया। और इस बार भी अपना चुन डर के बोलता है, अरे इस तरह पीछे से आया मत कर, तूने तो मुझे डरा दिया, इस बार अब तुझे क्या बताना है। तो यहाँ डंपल कहता है, यंग लॉर्ड मैं जानता हूँ आप ताकतवर है, लेकिन आपने प्रॉमिस किया था कि अब अकेले डेंजरस जगह पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ चुन कहता है, अरे यार मैं क्या करूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम भी तो नहीं है। ये सुनकर डंपल कहता है, इसका क्या मतलब हुआ टाइम नहीं है। तब यहाँ चुन कहता है, क्या तुझे नहीं पता चला ये जगह अभी डेंजरस है। सही से बोलूं तो ये जगह अब कुछ ज्यादा ही डेंजरस बनने वाला है। ये सुनकर डंपल कहता है, मुझे समझ भी नहीं आया। तब चुन कहता है, ये जगह सच में कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। यहाँ जो हेवीली डेंस स्पिरिचुअल ची है, ना बल्कि उसके वजह से स्पिरिचुअल बैम्बू और स्पिरिचुअल बीस्ट पाया जाता है, बट ये जगह लोगों के बॉडी को भी चेंज कर देता है। हमने अपनी तरफ से एफर्ट लगाया, ये बात सच है, लेकिन हम लोगों ने जो कुछ गेन किया वो 8 महीनों में पॉसिबल ही नहीं था। इस वजह से ये जगह डेंजरस है। जस्ट लाइक कोई चीज बेहद ज्यादा डेंजरस होता है, उसके उल्टा वो चीज बेहद कम भी डेंजरस होता है। तो यहाँ हमें पता चलता है इस जगह के मुताबिक बैम्बू और बीस्ट अपने आप को ढाल चुका है, लेकिन यही सेम चीज लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की फिजियोलॉजी अलग होते हैं। डंपल क्या लगता है मेरा ये हाथ कितने दिनों में ठीक हुआ है। ये सुन के यहाँ डंपल कहता है 2 महीना। तो चुन कहता है, नहीं मुझे सिर्फ 1 हफ्ता लगा और मेरा हाथ हील हो गया था, और मेरे जो हाथों में इंजरी है ये सिर्फ 2 घंटों में ही हील हो गया था। तुझे क्या लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है? शरीर चोटों को हील करता है, लेकिन अगर वही हीलिंग प्रोसेस हाईएस्ट एक्सटेंट तक एक्सेलरेट किया जाए तब क्या होगा? क्या होगा अगर चोट हील होने के बावजूद शरीर उस चोट को हील करता ही रहे? ये समझते समझते हमें दिखाया जा रहा है अपने चुन का हाथ भी न्यूटेंट हो रहा है, और अपना चुन कहता है, एनर्जी की प्रेशर की वजह से मेरा यह हाथ एक्सप्लोड कर जाएगा। अब तुझे समझ में आ रहा है इस जगह का इन्वायरमेंट ही ऐसा है। ये सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट एक हद तक ग्रोथ के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन उसके बाद हमारे इंसानी बॉडी इस इन्वायरमेंट को झेल नहीं पाएगा। ये सुनकर डंपल कहता है, तो क्या आप कह रहे हैं इस जगह का हीलिंग पावर हद से ज्यादा बढ़ रहा है? तो यहाँ चुन कहता है, ठीक से बोला जाए तो मेरे शरीर के लिए अभी 2 से 3 महीना शायद स्पिरिचुअली डेंस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट को संभाल पाएगा। इससे ज्यादा अगर मैं रहूं तो मेरा शरीर एक्सप्लोड कर जाएगा। तो हम लोग 2 महीने में यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर अपना डंपल कहता है, पर यंग लॉर्ड हम वापस नहीं लौट सकते टीमेल लॉर्ड के परमिशन के बगैर। तब ये सुनकर अपना चुन कहता है, टीमेल लॉर्ड ने हमें यहाँ पे आने के लिए कहा था, यहाँ से कब जाना है इस बारे में कोई फिक्स्ड डेट नहीं दिया था। ये बोल के अपना चुन फनी तरीके से बोलता है, तुझे क्या लगा मैं यहाँ 8 महीने से रह रहा हूँ टीमेल लॉर्ड की ऑर्डर की वजह से? ये सुनकर डंपल कहता है, ऐसा नहीं तो किस वजह से? तब चुन कहता है, पहली बात तो ये है टीमेल लॉर्ड ने मेरे रिक्वेस्ट को ग्रांट किया, और फाइनली चुन यहाँ कह ही देता है कि ये जगह एकदम परफेक्ट है फ्रेश एयर लेने के लिए। वाह भाई वाह। ये सुनकर डंपल कहता है, क्या बातों को इस तरह समझना सही है? ये सुनकर चुन कहता है, ये सारे बातें छोड़, हम लोग अगर आप सिर्फ 2 बीस्टों को डिफीट कर दे तो हम सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट तक पहुंच जाएंगे, जहां सबसे अच्छा और सबसे हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल डेंस बैम्बू मिलता है, वहां पहुंच जाएंगे। टीमेल लॉर्ड कहता है, सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट एक ऐसा जगह है जहां अगर कोई भी डिमोनिक आर्ट को मास्टर तक ना ले जा पाए तो वो वहां 3 महीनों से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो टीमेल लॉर्ड से ये बात सुन के अपने चौथे डिसाइबल को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम लोगों को तो समझ में रहा है।
डीमिलॉट किसके बारे में बात कर रहा है? तो यहाँ डीमिलॉट कहता है तो तुम यंगेस्ट को चैलेंज करना चाहते हो, यानी कि डीमिलॉट का जो 7 डिसाइपल है उनमें सबसे यंगेस्ट जो है उसको अपना ये चौथा डिसाइपल फाइट के लिए शायद चैलेंज किया। तो ये सुन के अपना चौथा डिसाइपल कहता है यस माय लॉर्ड। तो डीमिलॉट यहाँ ठीक है मैं समझ गया ये बोल के चुप हो जाता है। तो इस साइलेंस को समझ के अपना चौथा सोचने लगते हैं वहाँ हेविली डीमिन जो कि आसमान से भी पड़े है, जिनकी सोच इंसानी दिमाग के समझ से पड़े है, वैसा बंदा कुछ माइंड ही नहीं कर रहा है। उसका डिसाइपल एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है डीमिलॉट कह रहा है ये चीज एक और ऑब्स्टिकल है उनको सक्सीड करने के राह में। हेविली डीमिलॉट दुनिया को आखिर किस तरह देखते हैं? क्या वो जो देख रहा है मैं अगर कोशिश भी करूं मैं उनकी नजरों से दुनिया को देखने का इंटेंशन कभी भी समझ नहीं पाता हूँ। तो यहाँ डीमिलॉट फिर से कहता है ऐसा लगता है थर्ड डिसाइपल अच्छा कर रहा है। ये सुन के अपने चौथे की तो हवाई उड़ जाती है और सोचता है क्या सियोरियन ची ब्लॉकेज के बाद मेडिसिन के इस तरह इफेक्ट के बाद शरीर की वो हालत लेके सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में जाके वो ताकतवर हो रहा है? क्या ये चीज कोई सेंस भी बनाता है? यहाँ डीमिलॉट फिर से कहता है मैं थर्ड को बेहद जल्द बुलाने वाला हूँ। तो ये सब कुछ अपना चौथा डिसाइपल बात लेते हुए याद कर रहा था और याद करते करते गुस्से में उठ के कहता है धत, और सोचता है मेरा वो सारा प्लान सारा काम जो मैं थर्ड को एलिमिनेट करने के लिए किया था वो सब वैसे ही जाया चला जाएगा। और गुस्से में कहता है सियोरियन एक बार तू वापस आ, तेरे को मैं लाश बना के ही छोड़ूंगा। तो अब वहां से सिंसेप्टर के अपने चुन की तरफ दिखाया जाता है जिसके पास डम्पेल वही केव पाइन टी लीव्स के साथ टर्बेट एलिमिनेशन हर्ब भी ले आया था। तो यहाँ चुन को पता चला केव पाइन टी लीव्स के जो अरोमा है यानी कि सुगंध है उससे एजर लोटस और जिंगजिंग जैसे बीस्ट करीब नहीं आते। तो जैसे कि आपको याद ही होगा अपना चुन अब सिर्फ 3 महीना इस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में रहने वाला है और इस 3 महीनों में वो इस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट यानी कि जहाँ सबसे अच्छा स्पिरिचुअली डेंस बैम्बू पाया जाता है वहाँ जाके वो बैम्बू लेके आएगा। इसके लिए अगर वो जर्नी करे तो पहले ही अगर उसे एजर लोटस और जिंगजिंग जैसे बीस्ट से निपट के ही जाना पड़े तो ये चीज एनर्जी वेस्टिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस प्लान को समझ के अपना डम्पेल पूछता है ये बात तो समझ में आया आपको टी लीव्स क्यों चाहिए था, लेकिन ये टारबेट एलिमिनेशन हर्ब क्यों चाहिए था? तो यहाँ चुन मुस्कुरा के कहता है अरे सब चीजों का इस्तेमाल है तो बाद में समझ जाएगा। वो ये हर्ब अच्छी क्वालिटी का है डम्पेल, अगली बार जब जाना तब इस हर्ब को और लेके आना। ये सुनकर डम्पेल कहता है मैं शायद और इस टर्बेट एलिमिनेशन हर्ब को ले नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ चुन पूछता है ऐसा क्यों? तो यहाँ डम्पेल बताता है इस महीने में डीमन गॉड्स पैलेस फिजिशियन रिसर्च कर रहा है सुप्रीम हीलिंग पोशन के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम हीलिंग पोशन के मेन इंग्रेडिएंट ये हर्ब्स है तो शायद 2 महीना लग जाएगा दोबारा इस हर्ब्स को पाने के लिए। तो यहाँ सुप्रीम हीलिंग पोशन का नाम सुन के अपने चुन का कान खड़ा हो जाता है और पूछता है क्या सच में टर्बेट एलिमिनेशन हर्ब्स का यूज किया जाता है सुप्रीम हीलिंग पोशन बनाने के लिए? और याद करता है कि उसका जो फिजिशियन था और आपको भी शायद याद होगा ये सुप्रीम हीलिंग पोशन अपने चुन के शरीर पे तब कोई काम नहीं आया था। इसके बावजूद उसका फिजिशियन उसको 3 महीने तक इस पोशन को खिलाता रहा। वैसे भी टारबेट एलिमिनेशन हर्ब जो है एक्चुअली वही काम करता है जो इसका नाम सजेस्ट करता है, यानी कि बॉडी अगर किसी तरह के टारबेट कंडीशन में रहा तो इस कंडीशन को यह हर्ब ठीक करता है। तो इस चीज के बारे में अपने चुन को नॉलेज है और वो फिर से सोचने लगता है तो इस जैसे पोषण को मुझे खिलाया गया एक ऐसी शरीर जो कि ची ब्लॉकेज के बाद मरने के कगार पे था। इस हर्ब का इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है डीमनी की इंटरनल एनर्जी के ऊपर भी ये हर्ब अटैक करता है। इस हर्ब को तो एकदम हेल्दी बॉडी में यूज किया जाता है, लेकिन इस तरह के कमजोर बॉडी में अगर यूज किया जाए तो ये जानलेवा चीज है। तो ये सब चीजें अपने चुन का भी पता चल रहा है, लेकिन हम लोगों को तो पता है चौथे ने किस तरह क्या गुल खिलाया था उस फिजिशियन के साथ। तो यहाँ अपना चुन डम्पेल से पूछता है डम्पेल तूने कभी सुना है सिल्किन क्लेरिफाई नीडल के बारे में? ये सुन के यहाँ डम्पेल कहता है हाँ, और मेरे ऊपर 2-3 बार यूज भी किया इस मेथड को। मुझे मिशन से पहले सर्कुलेटिंग आर्ट से अपने शरीर को वार्म करना पड़ता है, उसके बाद इस सिल्किन क्लेरिफाई नीडल मेथड से मेरे बॉडी के मसल को टेंस किया जाता है, उसके बाद मुझे मिशन पे भेजा जाता है।
तो ये सारे बातें सुन के अपना चुन सोचता है, वेल कमजोर शरीर में सुप्रीम हीलिंग पोशन और सिल्क क्लैरिफाइड नीडल मेथड का यूज करने का मतलब है कोई हाई रैंकिंग बंदा मुझे मारना चाहता था, लेकिन वो कौन है? फिजिशियन तो नहीं हो सकता। तब उसे समझ में आता है जब वो याद करता है फोर्थ यंग लॉर्ड की सिस्टर के बारे में, और ये सोचते हुए गुस्सा करने लगता है, हाँ जरूर ये एक सक्सेसर की रेस है, लेकिन अपने बड़े भाई को ऐसे मेथड से मारना। तो वो फिजिशियन अपने चौथे डिसाइपल को वही केप पाइन टी लीव्स से टी बना के देता है और कहता है, यंग लॉर्ड चाय ठंडा हो जाएगा, इससे पहले आप पी लीजिए। तो इस फिजिशियन का नाम सिन है। यहाँ फोर्थ यंग लॉर्ड बताता है, सिन है क्या तुझे पता है कल्ट में मौजूद ऐसी कौन सी जगह है जहाँ घुसना सबसे डिफिकल्ट है? तो वो फिजिशियन बताता है, क्या आप सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं? तो यहाँ फोर्थ लॉर्ड बताता है, हाँ सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट एक अवैध जगह है जहाँ मास्टर के परमिशन के बगैर हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव भी नहीं जा सकते। उस जैसे जगह पे मैं फिजिकली जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन यानी कि स्पाई के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ अगर किसी तरह से नजर रखने का बंदोबस्त किया जाए तब। तो ये सुन के वो फिजिशियन कहता है, ये काम के लिए मिलिट्री ऑफिस सबसे सूटेबल है, लेकिन मैंने सुना था जनरल स्ट्रेटेजिस्ट का कंट्रोल इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इतना टाइट है, डिमिनिक एल्डर तक उस ऑर्गेनाइजेशन को छू नहीं पाता। ये सुन के फोर्थ यंग लॉर्ड बताता है, नहीं रे, इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में इन्फिल्ट्रेट करना इजी है, लेकिन जनरल स्ट्रेटेजिस्ट इस सदी का सबसे अक्लमंद इंसान है और उसके अंडर में ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो किसी तरह अगर मैं इन्फिल्ट्रेट कर भी दूं तो पहली बात ये होगा, वो समझ जाएगा कोई इन्फिल्ट्रेट किया उस ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद वो काफी आसानी से पता लगा लेगा कि इस फोर्सेस ने इन्फिल्ट्रेट किया है और उस फोर्स का इन्फिल्ट्रेट करने के क्या मकसद है। इसलिए तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जानबूझ के कई सारे ओपनिंग रखे हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में इन्फिल्ट्रेट करने का। इसलिए ज्यादातर अक्लमंद लोग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में अपने आदमी रखते ही नहीं। तो ये सुन के वो फिजिशियन कहता है, तो फिर आप क्या किया जाए? तब यहाँ फोर्थ लॉर्ड कहता है, कोर्ट ऑफ एल्डर्स को पकड़ना पड़ेगा। वेल तो कोर्ट ऑफ एल्डर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं डीमन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आप लोग तो समझ ही गए होंगे कोर्ट ऑफ एल्डर्स का थर्ड लीडर अपना डम्पल है। तो यहाँ चौथा डिसाइपल आगे बताता है, कोर्ट ऑफ एल्डर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन से एकदम अलग है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन अपना साइड स्विच नहीं करता। इसके अलावा कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं देता। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने का मतलब डीमन लॉर्ड को चैलेंज करना होगा, इसलिए मैंने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये मेरी गलती थी। ये सुनकर फिजिशियन कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हैं? तो यहाँ चौथा डिसाइबल कहता है, सियोरियन अभी तक जिंदा है। ये सुनकर फिजिशियन कहता है, क्या, कैसे? उसको तो सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में एक्सेल कर दिया गया है। तब यहाँ चौथा डिसाइबल कहता है, उसको सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए किसी बेहद ही एक्सपीरियंस और टैलेंटेड बंदे को भेजा गया है। अगर मैं कोर्ट ऑफ एल्डर्स के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान देता तो मैं सियोरियन को उस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर ही मार देता। ये सुनकर वो फिजिशियन डरते हुए कहता है, मास्टर ऑफ डिविनिक एल्डर्स को भी वहाँ जान का खतरा होता है। सियोरियन को गए हुए 8 महीने हो गए हैं, ये नामुमकिन है कि वहाँ वो जिंदा रहे। ये सुनकर अपना चौथा डिसाइबल सोचता है, सियोरियन जब सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में गया था उसका शरीर पीक कंडीशन में था, लेकिन सिविलियन लेवल पीक कंडीशन, यानी कि बिल्कुल ही नॉर्मल बॉडी, जिस बॉडी के अंदर जरा सा भी इंटरनल और मार्शल आर्ट पावर नहीं है। तो वो सियोरियन किस तरह और ऐसा कौन सा मेथड यूज करके ये 8 महीना वहाँ जिंदा रहा? ये सोचते सोचते अपना चौथा डिसाइपल गुस्से में उस फिजिशियन को बोलता है, सिन, लोगों को इकट्ठा करो, इनफ हथियार के साथ, ची ब्लॉकेज, पॉइजन, डिमोनिक फॉरेस्ट, ये सब कुछ उस हरामजादे को मारने में असफल रहा। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा कोई चीज होने का। ये सुनकर वो फिजिशियन कहता है, क्या आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहते हैं इसमें? तो यहाँ चौथा डिसाइपल कहता है, क्या डायरेक्टली? बिल्कुल नहीं, तुम उन लोगों को इकट्ठा करो जिसके साथ अपने सियोरियन की दुश्मनी थी ची ब्लॉकेज से पहले। मैं तो बस उनके हाथों में हथियार दूंगा, बिल्कुल हमारे मास्टर की तरह, जो कि हमको नरक में छोड़ दिया है हथियार देके। हम क्या कुछ कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए तो ये चीज सबसे अक्लमंदी की चीज है। अब वो लोग जो कि सियोरियन से बदला लेना चाहते हैं, उनके हाथों में हथियार है,
तो वो लोग क्या करेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट के हमें सिटी बम्बू गार्डन की तरफ दिखाया जाता है। यहाँ डम्पेल अपने चून से पूछता है, आपका क्या मतलब है, आप अभी सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट में जाना चाहते हैं। ये सुन के चुन कहता है, जैसे कि मैंने तुझे पहले कहा था, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुन के डम्पेल कहता है, यंग लॉर्ड, क्यों ना आप थोड़ा सा शांत हो जाए, हमको अभी तक पता ही नहीं सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट में किस तरह के खतरनाक बीस्ट पाया जाता है। ये सुन के चुन कहता है, हमें अगर पता भी होता तो क्या कोई फर्क पड़ता इससे, वहाँ किस तरह के खतरा है, इससे ये चीज चेंज नहीं होता कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है मैं वहाँ के स्पिरिचुअली डेंस बैम्बू को हाथ से जाने दूंगा। ये कहते हुए अपना चुन सोचता है, अगर मैं इस हालत में कल्ट में जाऊंगा तब पता नहीं फोर्थ डिसाइपल क्या करेगा मेरे साथ। तो ये सुन के अपना डम्पेल कहता है, यंग लॉर्ड प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, मैं अभी जाके इंक्वायर करता हूँ सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट में किस तरह के बीस्ट पाया जाता है। तो यह चुन कहता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डम्पेल, तुझे क्या लगता है डीमन लॉर्ड हाई लेवल एग्जीक्यूटिव एल्डर को इकट्ठा करते हैं स्पिरिचुअल डेंस बैम्बू को हार्वेस्ट करने के लिए? अगर प्रिपरेशन करने से हार्वेस्ट करना पॉसिबल होता तो प्रिपरेशन के साथ किसी लो लेवल डिविनिक प्रैक्टिशनर को भेजा जाता। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट से स्पिरिचुअली डेंस बैम्बू को हार्वेस्ट करने के लिए आपको हाई लेवल एग्जीक्यूटिव जितना ताकतवर होना पड़ेगा। ये सुनकर डम्पेल कहता है, यही तो वजह है यंग लॉर्ड, आप इन कुछ दिनों में बेहद ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप हाई लेवल डिविनिक एल्डर्स के लेवल तक पहुंचे नहीं है। तो ये बोलते हुए अपना डम्पेल चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि वो एक्चुअली उसके लॉर्ड यानी कि चून से बात कर रहा है। तो ये समझ को कहता है, मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड। तो यहाँ चून कहता है, नहीं डम्पेल, तू सच कह रहा है, मेरे को अभी कंपेयर नहीं किया जा सकता डिविनिक एल्डर्स के साथ, मेरे पास कुछ है जो कि डिविनिक एल्डर्स के पास नहीं है। ये सुनकर अपना डम्पेल चौंक जाता है और यह हमें बताया जाता है चून के पास वो क्या चीज है। पहला, चून का जो डार्क साइड और डिवानिक आर्ट है, उसके अलावा डार्क गॉड फैंटम आर्ट, और इसके साथ एसएसएन किंग चून हजिन का स्टेल्थ टेक्निक और एक्सपीरियंस। और यह अपना चून सोचता है, जब मैं एसएसएन था वॉर के दौरान मैं हर वक्त स्टेल्थ टेक्निक का यूज करता था। तो हाँ, मैं आज श्योरली कह सकता हूँ एज एसएसएन किंग मैं सबसे बेस्ट हूँ स्टेल्थ टेक्निक को यूज करने के मामले में। सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में ये 8 महीना मेरे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम किया, तो मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ा मेरे स्टेल्थ टेक्निक को यूज करने का। लेकिन इस बार वॉर जोन जैसे ही हालत है, क्योंकि सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट एक बिल्कुल ही अननोन जगह है मेरे लिए, और वहाँ के खतरे से निपटने के लिए मैं अब ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा ट्रीट नहीं कर पाऊंगा। वो एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी और मौत किस फैक्टर की वजह से चला जाए पता नहीं चलेगा। वैसी जगह पे मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, चाहे कुछ भी करके ही सही मुझे जिंदा रहना है। लेकिन अब मेरे डार्क साइड और ची को मैंने एक डीमनिक कार्ड में कन्वर्ट कर दिया है, तो मैं डार्क गॉड फैंटम को मैं जिस तरह चाहूँ उस तरह यूज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे ये टर्मेट एलिमिनेशन हर्ब चाहिए। तो चुन को ये टर्मेट एलिमिनेशन हर्ब इसलिए चाहिए ताकि वो डीमनिक एनर्जी को सप्रेस करके डार्क गॉड फैंटम को जैसे चाहिए वैसे यूज कर पाए। और इस हर्ब का इफेक्ट सिर्फ आधा घंटे ही रहेगा, और इतना वक्त काफी रहेगा सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट तक जाने के लिए। तो यहाँ अपना चुन पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अपने डम्पेल को कहता है, यहाँ इंतजार कर, मैं अभी जाके आता हूँ। तो यहाँ डम्पेल सीधा सीधा कहता है, नहीं लॉर्ड, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर चुन कहता है, डम्पेल ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर डम्पेल कहता है, लॉर्ड एक ऐसा ऑर्डर है जिसको मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले मेरा सर को धड़ से अलग कर दीजिए। तो यहाँ चुन सिचुएशन को समझ के डम्पेल को कहता है, तो मेरे साथ सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट तक आएगा, लेकिन तेरे को अंदर घुसने की परमिशन नहीं है। तो इस ऑर्डर को अपना डम्पेल एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो लोग बड़ी ही तेजी से बैम्बू फॉरेस्ट से जाते हुए एक जगह पहुंचता है, जहाँ अपना चुन रोक के डम्पेल से कहता है, शायद यहाँ से इस फॉरेस्ट का हार्ट यानी कि सबसे इनर एरिया तक घुसने का राह है। तो वहाँ पहुंचने पे अपने डम्पेल को एक बेहद ही गंदी स्मेल आती है। तो एक्चुअली ये जो गंदी बदबू आ रहा था, वहाँ पे कई सारे बीस्ट की लाश पड़ी हुई है। तो वो अपने यंग लॉर्ड यानी कि चून को बुलाता है, यंग लॉर्ड ये देखिए, और ऐसा लगता है ये सारे बीस्ट खून के उल्टी करके मरे हैं, इस जगह पे कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ चून और डम्पेल जब ठीक से करीब जाके देखते हैं, वहाँ उन लोगों को
देखे हुए जाने पहचाने बीस्ट के साथ साथ कुछ और अनजाने बीस्ट भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ चुन डम्पल से पूछता है, अरे डम्पल, ये एक लेपर्ड है ना? तो यहाँ डम्पल बताता है, ये बीस्ट इस जंगल के टॉप फूड चेन में आता है और ये बीस्ट कभी भी सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट से बाहर नहीं आता है जब तक कोई बेहद बड़ा सिचुएशन ना आ जाए। लेकिन ये बीस्ट सेकंड हाई स्पिरिचुअल चीफ बीस्ट है। इस बीस्ट को तो सीनियर भी नहीं देख पाते, किसने सोचा था मैं देख पाऊंगा? तो यहाँ चुन कहता है, क्या सेकंड हाई रैंक? तो फिर पहला कौन है? तो मरे हुए इस बीस्ट के झुंड से थोड़ी दूर एक 2 टेल वाला स्नेक है जिसको सुंदर स्नेक बुलाया जाता है। ये बीस्ट इस जंगल का टॉप फूड चेन में आता है, यानी कि नंबर 1, जो कि हाईएस्ट स्पिरिचुअल ची पोजेस करता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई शक ही नहीं है, ये एक सुंदर स्नेक है। तो यहाँ चुन कहता है, क्या ये छोटा सा बीस्ट इस जंगल का सबसे ताकतवर बीस्ट है? तो यहाँ डम्पल कहता है, जितना मैंने सुना, हाँ यही सबसे ताकतवर है। तो वहाँ से चुन जाते हुए कहता है, दिखने में ये बीस्ट उतना ताकतवर नहीं लगता, ना ही यह जहरीला लगता है। वैसे भी ये बीस्ट भी उन सारे बीस्टों की लाशों के ढेर जैसा ही लाश बन गया है। तो यहाँ चुन उन बीस्टों के करीब जाके ये देखने की कोशिश करता है कि ये सारे बीस्ट मरे तो मरे किस वजह से। उन बीस्टों के शरीर में कोई किसी भी तरह से चोटों की निशान नहीं है, लेकिन एक बात तो सरली कहा जा सकता है, इन सारे बीस्टों को किसी एक ही बीस्ट ने मारा है, यूं कह लो कोई चीज ने मारा है। और आसपास देखते हुए अपना चुन मन में सोचने लगता है, ये सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर का एरिया है। यहाँ का जो बैम्बू है वो बाहर से कहीं ज्यादा थिकर और स्पिरिचुअली डेंस होना चाहिए, लेकिन इस पूरे एरिया को देख के ऐसा लगता है यहाँ जो कोई भी था वो आसपास के सारे चीजों का लाइफ फोर्स खींच लिया है। तो ये सब कुछ अपना चुन वहाँ पे खड़े खड़े सोच रहा था, तभी उसे महसूस होता है वो जो ठंडी सुरीली हवा होती है ना, उसको, इस चीज को महसूस करके अपना चुन चौंक जाता है और खुद का गार्ड अप कर लेता है। लेकिन यहाँ डम्पल को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। अपना चुन किस तरफ देख रहा है और सोचता है ये सिर्फ एक ठंडी हवा तो है, यंग लॉर्ड इतने ज्यादा गार्ड अप क्यों हो गए? लेकिन यहाँ अपने चुन को तो सेंस हो रहा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली शायद वो हाइपर सेंसेशन का यूज कर रहा है। वो अपने मन में सोचता है ये कितनी अजीब सेंसेशन है, क्या ये सेंसेशन वहां से आ रहा है? वो जगह तो सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट का सबसे इनर वाला एरिया है, यानी कि सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट का हार्ट। तो अपना चुन डम्पल से कहता है, डम्पल, इस जगह से मैं ही सिर्फ आगे बढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पीछा मत करना। तो इस तरफ हमें दिखाई जाता है अपना चुन सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट में घुस रहा है, लेकिन वहां से सेंस शिफ्ट हो गए अपने डीमन लॉर्ड की तरफ दिखाई जाता है, जो कि आराम से अपने पैलेस में मसाज ले रहा है। लेकिन वो वहां से कुछ सेंस करता है और अपने मन में सोचता है, तो मेरे सामने फिर से क्यों आया है जैकिल? और हमें एक फॉक्स जैसी कोई बीस्ट को दिखाया जाता है। यहाँ डीमन लॉर्ड सोचता है, मैंने सोचा था हमारी मुलाकात की कोई वजह नहीं रही, लेकिन वो जैकिल जैसा कोई बीस्ट था जो कि गुस्से में दहाड़ मारता है। इस चीज को सेंस करके अपना डीमन लॉर्ड अपनी ची को बाहर निकलता है। तो उसके जो मेट्स थे जो कि उसको मसाज दे रहा था, इस ची के प्रेशर की वजह से वो लोग बेहोश हो जाता है। यहाँ डीमन लॉर्ड कहता है, फर्स्ट गार्डियन को समन करो। तो यहाँ फर्स्ट गार्डियन डीमन लॉर्ड के सामने अपना ग्रीड पेश करता है, वही डीमनिक कल्ट का जो मोडो है, डिवाइन टीचिंग्स के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, सारे डीमन आपके कदमों पे। ये फर्स्ट गार्डियन आपके समन को आंसर किया है लॉर्ड। यहाँ डीमन लॉर्ड फर्स्ट गार्डियन से पूछता है, फर्स्ट गार्डियन, जब मैं सॉलिटरी ट्रेनिंग में था उस वक्त पे क्या कोई गार्डियन सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट पे गया था? तो यहाँ फर्स्ट गार्डियन बताता है, ऐसा नहीं है लॉर्ड, अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं सबसे पहले आपको रिपोर्ट देता इस बारे में। तो ये सुन के अपना डीमन लॉर्ड सोचता है, तो फिर ये क्या था? डीमन लॉर्ड को तो महसूस हुआ कोई सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट पे जा रहा है। तो यहाँ वो अपने मन में सोचता है, तो फिर ये कौन है? तो इस एपिसोड की शुरुआत में तो यहाँ डीमन लॉर्ड पूछता है, क्या तूने बोला था थर्ड डिसाइपल के साथ थर्ड लीडर गया है? मैंने सुना वो बच्चा काफी अच्छा है। तो ये सुन के फर्स्ट गार्डियन बोलता है, हाँ लॉर्ड, थर्ड लीडर काउंसिल ऑफ एल्डर्स में से टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है और इसके एज भी उतना नहीं है। इसके अलावा उसके पास काफी अच्छा टैलेंट है, एक्सपीरियंस है और पर्सनैलिटी वाइज लॉयल और सीधा साधा है। सो थर्ड लीडर अपने थर्ड यंग मास्टर के साथ सबसे अच्छा पेयर बनाएगा। ये सुनकर अपना डीमन लॉर्ड कहता है, अच्छा तो ऐसा है, और अपने मन में सोचता है 8 महीना सिर्फ इतनी ही छोटी वक्त में अगर थर्ड लीडर को कोई अपॉर्चुनिटी भी मिला तो भी उसका ग्रोथ लिमिट के अंदर ही होगा।
तो ये जो बंदा सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट में घुस रहा है थर्ड लीडर नहीं बल्कि थर्ड डिसाइपल है। ये सोचते हुए अपना डीमन लॉर्ड फर्स्ट गार्डियन को पूछता है आज का दिन कौन सा है। तब यह फर्स्ट गार्डियन बोलता है आज का दिन पूरे चांद निकलने से पहले का दिन है। ये सुन के डीमन लॉर्ड यहाँ सोचता है अच्छा तो आज पूरे चांद निकलने से पहले का दिन है, इसलिए जैकिल खुद को सो करवा रहा है। तो ये सब बातचीत हो ही रही थी, लेकिन वहाँ जो मेट्स बेहोश हो गए थे अपने डीमन लॉर्ड की एनर्जी की वजह से, वो लोग होश में आने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं। तो यहाँ डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचता है कि थर्ड लालच में इतना अंधा हो गया है जो वो मौत की तरफ चल के जा रहा है, लेकिन अगर वहाँ उसका मौत नहीं हुआ किसी इनक्रेडिबल लक की वजह से, क्या वो उस पहाड़ से नीचे आ पाएगा। तो वहाँ से सेंसेप्टो के अपने चुन की तरफ दिखाया जाता है जो कि सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट में जा रहा है जैसा कि दिख रहा है, और अपने मन में सोचता है वहाँ एक्चुअली क्या है जो इस तरह भयानक चीज को हवाओं में फैला रहा है। मैं उस चीज के जितना करीब जा रहा हूँ ये डरावनी टेरिफाइंग चीज और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है। ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी वो ची का प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, इतना कि चुन का अभी चला भी नहीं जा रहा है। वहाँ अपने वो मन में सोचता है ये किस तरह की चीज है, मैंने इससे पहले इस तरह की चीज कभी भी महसूस नहीं किया। नहीं जरा रुको, मैंने इस तरह कुछ सिमिलर सा रिसेंटली महसूस किया है। हाँ, जब मैं डिमोनिक जजमेंट पवेलियन में गया था, जब मैंने पहली बार डीमन लॉर्ड को देखा था, वो ऑरा इतने इनक्रेडिबल था, तब मुझे वो ऑरा मौत महसूस करा दी थी। एक ऐसा ऑरा जो कि हवा जैसा है, मेरे चारों ओर है बिना किसी इंटेंट के। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर जो कोई भी ऑरा फैला रहा है अगर इंटेंट करता यानी कि किलिंग इंटेंट, तब इसी मोमेंट पे अपना चुन मर जाता। तो यहाँ अपना चुन आगे बढ़ते हुए सोचता है अगर मैं इस ऑरा को ओवरकम करके जाऊं तब मुझे रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। पहली बार डिमोनिक जजमेंट पवेलियन में मिला था और यहाँ भी मिलेगा। तो ये सोच के अपना चुन आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे इंटरनल इंजरी हो रहा है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी आ जाता है। तो यहाँ अपना चुन सोचता है मैंने अपने आप को डिमोनिक एनर्जी से पूरी तरह से कवर कर दिया है, इसके बावजूद भी मुझे इंटरनल इंजरी हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा मैं बस कुछ वक्त का मेहमान रहूंगा। ये सोचते सोचते वो वही टर्मिट एलिमिनेशन हर्ब को निकाल लेता है जिससे वो अपने पास डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करके स्टेल्थ टेक्निक को यूज करेगा। ये बोल के वो उसी टर्मिट एलिमिनेशन हर्ब को ले लेता है। तो इसी के साथ हमें दिखाया जाता है टर्मिट एलिमिनेशन हर्ब अपने चुन के बॉडी के सारी जगह फैल गया है। अब उसे महसूस होता है उसका डिमोनिक एनर्जी सप्रेस हो रहा है, उसे अब हल्का महसूस हो रहा है, उसके शरीर के आर पार जा रहा है। वो जो बिना इंटेंट का विंड जैसा स्पिरिचुअल ची, इस टेक्निक को कहते हैं डार्क शैडो आर्ट का डार्क गॉड फैंटम। ये स्टेल्थ टेक्निक है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट असैसिन का, द असैसिन किंग चुन हाजिन का। तो यहाँ अचानक अपने टेम्पल को महसूस होता है वो जो विंड बह रहा था और अपने चुन का डिमोनिक एनर्जी एकदम से कमजोर हो गया है, और देखता है अपना चुन वहां से गायब हो गया है। तो अपना चुन यहाँ अब बैम्बू के आर पार होके जा रहा है। यह अपना चुन जाते हुए सोच रहा है अगर ऐसे ही मैं आगे बढ़ता रहूं तो मैं सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट तक पहुंच जाऊंगा। आधा घंटा जो कि ये टर्मिट एलिमिनेशन हर्ब का इफेक्ट रहेगा, वो इफेक्ट उठ जाने से पहले ही। और सोचता है सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट दिखाओ तुम्हारे सबसे इनर एरिया, तुम्हारे हार्ट में ऐसा क्या चीज है। लेकिन वहाँ जाते हुए किसी चीज से टकरा के वो गिर जाता है। यहाँ वो गिर के कहता है अरे धत, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। यहाँ वो अपने मन में सोचने लगता है डार्क फैंटम गॉड, मैं डार्क फैंटम गॉड टेक्निक का यूज कर रहा था, ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं किसी चट्टान से टकरा के गिर जाऊं। तो यहाँ वो फनी तरीके से गुस्सा करने लगता है कहाँ है वो पत्थर का बच्चा, क्या यहाँ कोई स्पिरिचुअल रॉक वगैरह है क्या इस जंगल की। तो ये बोलते हुए जब वो पीछे देखता है तो एक्चुअली अपना चुन जिस चीज से टकराया था वो एक्चुअली ये फॉक्स है। एक फॉक्स यहाँ क्या कर रहा है, रुको जरा, डम्पल ने कहा था सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के जितने अंदर तक आप जाओगे उतने ज्यादा ताकतवर बीस्ट आपको मिलेगा। तो क्या ये छोटा सा फॉक्स सबसे ताकतवर बीस्ट है यहाँ का। तो अपना चुन उस फॉक्स को देखते हुए अपने मन में सोचता है मैं अभी सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट में हूँ, तो इस जगह का ध्यान रखते हुए यहाँ की कोई भी चीज को देख के वो ताकतवर है या कमजोर है यह अंदाजा नहीं लगाना चाहिए मुझे, और मुझे गार्ड अप करके रखना चाहिए। लेकिन ये फॉक्स कितना प्यारा सा दिख रहा है कि ना मैं इस फॉक्स को थोड़ा सा सहलाऊं। लेकिन तभी वो फनी तरीके से पीछे आ जाता है, वहां से और अंदर तक जाते हुए कहता है मेरा ध्यान इस तरफ इधर उधर नहीं करना चाहिए मुझे। तो अब अपना चुन उस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के बिल्कुल हार्ट यानी कि सेंटर पे खड़ा है।
स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करके कहता है, क्या मैं आखिर तक पहुंच गया हूँ? जैसा मैंने सोचा था उससे थोड़ा छोटा है या नहीं नहीं, क्या मैं खो गया हूँ? यकीन नहीं होता मैं इतनी जल्दी सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट तक पहुंच गया। ये कहते कहते वो एक बैम्बू को छूता है और कहता है, तो थोड़ा हताशा जाने वाली बात है। लेकिन जब वो बैम्बू को छू के महसूस करता है तब उसे पता चल जाता है यहाँ पे जो बैम्बू है उसके अंदर जो स्पिरिचुअल ची है उसका अमाउंट कुछ ज्यादा ही है। तो यहाँ चुन अपने मन में कहता है, मैं सेंस कर सकता हूँ यहाँ स्पिरिचुअल ची सबसे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये पूरे सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के सबसे ताकतवर बैम्बू यहाँ है। मैं जिस बैम्बू को ढूंढ रहा था ये वही है। तो यहाँ चुन एक बेहद ही इम्पोर्टेंट बात सोचता है जिससे हमें अंदाजा लगता है कि सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट की कितनी अहमियत है। वो यह सोचता है, अगर मैं यहाँ के सिर्फ 3 बैम्बू को प्यूरिफाई करके ऑब्जर्व करूँ ना तो मैं सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट बनूंगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी कि इंटरनल जो ची है, एनर्जी है, उसके अमाउंट उसके पास इतना हो जाएगा वो सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। लेकिन रियलिटी तो यहाँ ये है, अगर अपना चुन लालच की वजह से यहाँ के 3 बैम्बू को रिफाइन करने की कोशिश करे तो उसका शरीर वही फट जाएगा, सीधा सीधा फट जाएगा। तो अपना चुन जो उसका गोल था सबसे अच्छा और स्पिरिचुअली टेंस बैम्बू को हासिल करने का, वो तो उसने हासिल कर लिया और सोचता है इससे ज्यादा लालच हो जाएगा। लेकिन वहाँ उसकी नजर एक बैम्बू सूट के ऊपर पड़ती है। उस इकलौते बैम्बू सूट को देख के वो उस बैम्बू सूट को लेने की कोशिश करता है और यहाँ अपने मन में सोचता है, इस बैम्बू सूट का जो एनर्जी है वो सबसे प्योरेस्ट एनर्जी है। इसको कंज्यूम करने के लिए मुझे किसी प्यूरिफाइड टेक्निक का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी मैं सिर्फ एक ही बैम्बू को लेके जा रहा हूँ तो इसको भी मैं ले लेता हूँ। ये सोचते सोचते वो फाइनली अपना पूरा दम लगा के उस बैम्बू सूट को उखाड़ लेता है। लेकिन तभी हमें उस फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि जाग गया है अब। लेकिन इस तरफ अपना चुन एकदम किसी भुक्कड़ों की तरह उस बैम्बू सूट को अपने दांत से ही छील के खा रहा है और अपने मन में सोचता है, उतना भी बुरा नहीं है, ये बैम्बू सूट नरम है, अच्छा स्मेल कर रहा है और आसानी से मैं निगल भी रहा हूँ। लेकिन यहाँ वो एक चीज कहता है, वो इस बैम्बू को खा तो रहा है लेकिन उसे कुछ फील नहीं हो रहा है। लेकिन इससे पहले वो महसूस किया था इस बैम्बू सूट के अंदर बेहद ज्यादा एनर्जी है। यहाँ वो कहता है, मुझे बेहद ज्यादा एनर्जी फील होना चाहिए था, लेकिन मुझे एनर्जी फील होने की बजाय थोड़ा सा मेरे चेस्ट के पास गर्मी सा फील हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी अपने चुन को यहाँ कुछ महसूस नहीं होता। तो कहता है, तो अभी ठीक है, मैं अभी रियल स्पिरिचुअल बैम्बू को काटूंगा। तो एक कहते हुए वो अपना तलवार निकलता है और एक बैम्बू के सामने जाके खड़ा हो जाता है। उसने सोचा था एक ही बार में एक बैम्बू को काट देगा, तो वो तलवार घुमा के तो उस बैम्बू के ऊपर वो तलवार चलाता है। ये कहते हुए लगा ही था ये स्पिरिचुअल बैम्बू है, ये कुछ तो अलग होगा नॉर्मल बैम्बू से। अभी इस जंगल का कोई भी बैम्बू नॉर्मल नहीं है। लेकिन यहाँ अपना चुन क्या देखता है, उस बैम्बू को कुछ नहीं हुआ था। तो वो दोबारा ट्राई मारता है, इस बार जोर से। लेकिन इस बार क्या होता है कि उसका तलवार ही टूट जाता है। तो अब ये चीज देख के अपना चुन फनी तरीके से गुस्सा करने लगता है और यहाँ वो कहता है, एक बम्बू भी मुझे अब गुस्सा दिला रहा है। लेकिन अगली पल वो शांत होके सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बम्बू को तो काट के रहूंगा। तो अब अपना चुन सीरियस होके स्पिरिचुअल चीक का यूज करता है तलवार के ऊपर और मून स्लैश ये टेक्निक का यूज करके उस बम्बू को फाइनली काट देता है। तो यहाँ वो बम्बू गिर जाता है। तो अपना चुन उस बम्बू के करीब आके बैठ के उस बम्बू का मतलब चेक करने लगता है और कहता है, ये बम्बू इतना हार्ड है, इसको तो मैं वेपन की तरह भी यूज कर सकता हूँ। एक बैम्बू को कितना ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा जिससे वो स्टील से भी ज्यादा मजबूत बन जाए। सच में ये जंगल बार बार मुझे अमेज करता रहा है और शायद आगे भी करता रहेगा। तो यहाँ आप लोगों को कुछ दिखाई दिया, वो फॉक्स यहाँ अपना चुन भी देखता है और वो फॉक्स अपने चुन को भी देखता है। लेकिन यहाँ अपना चुन फनी तरीके से डर जाता है और उस फॉक्स से पीछे हट जाता है। तो अपना चुन उस फॉक्स से कहता है, अरे तू वही फॉक्स है ना जिसको मैंने पहले देखा था, तू कब उठा? नहीं नहीं नहीं, तू कब से यहाँ पे है? ये कहते हुए अपने मन में सोचता है, मेरा ऑब्वियसली ध्यान पूरी तरह से स्पिरिचुअल बैम्बू के ऊपर था, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो जाना चाहिए था इस फॉक्स के बारे में। तो वो फॉक्स अपने चुन के करीब आके अपना पूंछ हिलाने लगता है। तो ये देख के अपना चुन कहता है, अरे जा जा यहाँ से, क्या तू मेरे से कुछ चाहता है? तो वो फॉक्स सच में प्यारा था। तो ये कहते अपना चुन मन में सोचता है, चुन हजीन बेटा, इस जंगल के बारे में तुझे पता है ना, अपना गार्ड डाउन मत करना। लेकिन अपने चुन का जो हाइपर सेंसेशन है उससे वो महसूस करके समझता है कि इस फॉक्स से उसे कोई डेंजर नहीं है। यहाँ अपना चुन सोचता है,
ये फॉक्स कितना छोटा है, मुझे नहीं लगता इस फॉक्स का कोई अटैक उतना ज्यादा ताकतवर होगा। तो अपना चुन इस बार उस फॉक्स को पेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फॉक्स अपने चुन को काट लेता है और अगली पिक्चर में हमें ब्लड दिखाया जाता है। तो अपने चुन के साथ अब क्या हुआ, हम सब लोगों को पता है इस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में कोई भी बीस्ट नॉर्मल नहीं है, और ये छोटा प्यारा सा दिखने वाला फॉक्स सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट पे है, यानी कि सबसे इनर एरिया जहाँ सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल ची है। अपना चुन उस काटे हुए स्पिरिचुअली डेंस बैम्बू को सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट यानी कि सबसे इनर एरिया से बाहर निकाल के जहाँ अपना डम्पेल वेट कर रहा था वहाँ पे लेके आ जाता है। ये देख के अपना डम्पेल कहता है, यंग लॉर्ड आप सच में ले आए स्पिरिचुअली डेंस बैम्बू को। ये सुनकर अपना चुन कहता है, अरे डम्पेल तू क्या मेरे पास शक कर रहा था? और यहाँ कहता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, लोग मुझे यूं ही नहीं कहते, सबसे जनमना सबसे प्रसिद्ध चुन हजिन। यहाँ शायद सियोरियन कहा था, शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, इसलिए शायद अपने डम्पेल ने भी ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर अपना डम्पेल कहता है, ये सच में स्पिरिचुअली डेंस बैम्बू है, कितना अमेजिंग है। तो ये सुनकर अपना चुन कहता है ना, मुझे भी काटने में बहुत दिक्कत हुई इसको, तुझे पता है इस बम्बू को काटने के लिए मुझे 100 डरा भी यूज करना पड़ा। ये सुनकर अपना डम्पेल उस स्पिरिचुअली डेंस बैम्बू को ध्यान से देखता है, तब वो उस बैम्बू को देखते हुए सोचता है इतना क्लीन कट, और उसे महसूस होता है उस बैम्बू के ऊपर अपने चून का 100 डोरा भी लगा हुआ है। तो यहाँ वो सोचता है इतना अमेजिंग 100 डोरा, क्या अगर मेरे पास इस दुनिया का सबसे अच्छा हथियार भी होगा मैं इतनी अच्छी तरह से इस बैम्बू को काट पाऊंगा। तो यह डम्पेल अपने चुन को कहता है, लेकिन यंग लॉर्ड इस फॉक्स का क्या? ये सुनकर अपना चुन हैरान होता है, लेकिन वो पास में ही देखता है वो फॉक्स अपने चुन के साथ सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के हार्ट से बाहर आके बिल्कुल एक कुत्ते की तरह दुम हिला रहा है। ये देख कर अपना चुन कहता है, अरे तू मेरा पीछा कर रहा था? तो यहाँ भी अपने चुन को महसूस नहीं होता वो फॉक्स अपने चुन का पीछा कर रहा है, हाइपर सेंसेशन के एक्टिवेट होने के बावजूद। मतलब समझ रहे हो, वैसे भी मैंने पहले ही कहा था ये फॉक्स कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, लेकिन इस चीज को अपना चुन किसी वजह से ध्यान नहीं देता और अपने डम्पल को कहता है, ये छोटा बंदा काफी अलग है ना? मैं जब सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के इनर एरिया तक घुसने की कोशिश कर रहा था तब मुझे ये बंदा दिखा, तब ये सो रहा था। तुझे पता है जब मैं इसको पेट करने की कोशिश कर रहा था तब इस बंदे ने मुझे काट भी लिया था, लेकिन अपने चुन का हाथ को दिखाया जाता है वहाँ पे किसी तरह के बाइट मार्क या चोटों के निशान भी नहीं दिखाई देते। लेकिन ये बात सुन के अपना डम्पल तो ट्रिगर हो जाता है, क्या यंग लॉर्ड आपने क्या कहा? इस छोटे गाय की इतनी हिम्मत हो गई, उसने मेरे यंग लॉर्ड को चोट पहुंचाने की कोशिश की। इस तरफ अपना चुन डम्पल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस फॉक्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से स्ट्रेच करता है, उबासी लेता है। यह डम्पल भी लगा पड़ा है, यंग लॉर्ड मैं ऐसे इसको जाने नहीं दे सकता, इसने आपको हर्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ चुन कहता है, अरे यार जाने भी दे, तो आपके जानवरों को नहीं छोड़ेगा, बस कर यार। और इस तरह तो यहाँ अपना चुन कहता है, ये बैम्बू कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो इसको वापस ले जा पाना बेहद ही मुश्किल होगा, तो मैं ही इसको प्यूरिफाई करूंगा। तो ये सुनकर अपना डम्बल समझ के कहता है, ठीक है यंग लॉर्ड, इस दौरान मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो अब यहाँ अपना चुन बाउंडलेस टेक्निक का यूज करके उस स्पिरिचुअली डेंस बैम्बू को प्यूरिफाई करता है। तो इस टेक्निक को देख के अपना डम्बल मन में सोचने लगता है, जब भी मैं इस टेक्निक को देखता हूँ मैं अमेज हो जाता हूँ। बस इस थोड़े से ही वक्त में आसपास के सारे इम्प्योरिटीज गायब हो गए। अब यहाँ के हवा भी कितना क्लीन महसूस हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है यंग लॉर्ड के पास एक यूनिक मार्शल आर्ट है, बल्कि इस मार्शल आर्ट को परफॉर्म करने के लिए भी आपके पास प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए चीट टेक्निक के बारे में। मैं सच में जितना यंग लॉर्ड को देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता यंग लॉर्ड ये अपने यूथ में अपने 20s का कोई बंदा है। यंग लॉर्ड सच में अमेजिंग है, इनको देख के ऐसा लगता है ये एक एक्सपर्ट है जिसने डिकेड्स तक अपनी जिंदगी इन सारे कामों को करते हुए बिताया है। अरे डम्पल तो अभी कितना सच्चा स्पॉट ऑन सोच रहा है, तुझे भी अभी पता नहीं। तो इस तरफ अपना चुन वही बाउंडलेस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है और हमें उस स्पिरिचुअल बैम्बू को दिखाया जाता है जो कि राख में बदल रहा है। तो यहाँ अपना चुन आंखें बंद करके कर रहा था, तो यहाँ जब उसे महसूस होता है बैम्बू के इनर एरिया में वाटर जैसा कुछ, तब वो आंखें खोल के कहता है, हो गया, अभी इस बैम्बू के अंदर का सैप सबसे अच्छे एलिक्सर से भी ज्यादा बेहतर है। ये सुन के अपना डम्पल कंग्रेचुलेट करता है और उस बैम्बू को उठाने लगता है। तो अब लोगों को समझ में आ गया शायद अपने चुन ने क्या किया। उतना बड़ा जो बैम्बू था उसके सारे स्पिरिचुअली ची को उसने एक जगह डेंस करके उसका सैप
ये कह सकते हो स्पिरिचुअली ची को उसने वाटर में कन्वर्ट करके और प्यूरिफाई करके इस बैम्बू के अंदर सील कर दिया। तो अपना डम्पेल उस बैम्बू को उठाने लगता है। यहाँ अपना चुन कहता है, डम्पेल पहले तू पी। ये सुनकर अपना डम्पेल कहता है, हाँ मैं? नहीं यंग लॉर्ड, मैं कैसे पी सकता हूँ इसको। ये सुनकर अपना चुन अपने कान खोजे तो कहता है, अरे डम्पेल तू क्या थक नहीं जाता हमेशा इतना हम्बल बिहेव करके। ये सुनकर डम्पेल कहता है, यंग लॉर्ड ये चीज डिफरेंट है। स्पिरिचुअली बैम्बू को आपने हासिल किया, आपने प्यूरिफाई किया बिना मेरे हेल्प लिए हुए, तो ऑब्वियसली ये आपसे बिलोंग करता है। ये सुनकर अपना चुन कहता है, क्या सच में? तो क्या सच में आखिर तक ऐसे ही बिहेव करता रहेगा? इन 8 महीनों के अंदर हम लोग एक बॉन्ड, एक पक्के वाले दोस्त बन गए, तो आप इस तरह अनजाना वाला बिहेवियर मत कर और जल्दी से पी इसे। देख यार, तूने कई बार मेरा जान बचाया है। इस तरह के डेंजरस जगह पे रह के तूने मेरा इतने अच्छा ख्याल भी रखा। मैं जानता हूँ मेरे सेफ्टी के लिए तूने बेहद ज्यादा हार्ड वर्क किया। एक्चुअली यहाँ मुझे बुरा फील हो रहा है क्योंकि मैं स्पिरिचुअली टेंस सैप का हाफ तेरे को दे रहा हूँ। तो ये सब बातें सुनकर अपना डम्पेल, आप लोग तो जानते ही हो अब क्या करेगा, बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में चिल्ला चिल्ला के बोलता है, यंग लॉर्ड मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा मेरी ड्यूटी खत्म होने तक। चाहे किसी भी तरह की थ्रेट, चाहे किसी भी तरह की डेंजर आप तक पहुंचने की कोशिश करे, उसे पहले मेरे डेड बॉडी से गुजरना पड़ेगा। यंग लॉर्ड मेरी ड्यूटी खत्म होने के बावजूद भी मैं आपसे ग्रेटफुल रहूंगा आपकी इस ग्रेट फेवर के लिए। मी डम्पेल, यस आप लोगों ने सही सुना, अपने डम्पेल का नाम मी डम्पेल है। मुझे काउंसिल ऑफ एल्डर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी खत्म होने के बाद भी और आगे भी अपना स्पीच कंटिन्यू रखने वाला था, लेकिन अपना चुन इससे पहले भी कोशिश किया था उसको रोकने की। वो उन बातों को ना सुन के अपना स्पीच कंटिन्यू रखता है। तो इस पर अपने चुन ने क्या किया, उस स्पिरिचुअली टेंस सैप को एकदम फनी तरीके से अपने डम्पेल के मुंह में डाल देता है और कहता है, अरे पागल बेअकल के बच्चे इसे पी पहले। अपना चुन और डम्पेल उस स्पिरिचुअली टेंस सैप को लेके मस्ती मजाक कर रहे थे तभी तो यहाँ वो लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, उसी में अपने चुन को महसूस होता है कोई चीज उन लोग की तरफ बढ़ रहा है। और हमें दिखाया जाता है इस जंगल के सबसे हाई टियर यानी कि टॉप टियर फूड चेन के सारे बंदे है ना, वो पैंथर, एजर लोटस, जिंगजिंग, मतलब जितने भी सारे इस जंगल में बीस्ट थे वो सब बीस्ट उन दोनों को घेर लिए। अब तो इन बीस्टों को देख के अपना डम्पेल कहता है, अरे ये अब क्या हो रहा है, क्या इस जंगल के सारे बीस्ट हम लोगों को घेर लिए है? ये सुनकर अपना चुन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जरा रुको, पहले मुझे इस सैप को पीने दो। यहाँ अपना चुन पीते हुए अपने डम्पेल को कहता है, डम्पेल तेरे को याद है ना इस जंगल से किस तरह बाहर निकलना है? यहाँ डम्पेल कहता है, हाँ जरूर। तो ये सुनकर अपना चुन प्लान बनाने ही वाला था, लेकिन तभी उसके नजर अपने फॉक्स के ऊपर पड़ती है। ये देख के चुन सोचता है, क्या ये लिटिल गाय अभी भी यहाँ है? और जब ठीक से देखता है तो वो फॉक्स फिर से सो गया है। तो ये देख के अपना चुन सोचता है, क्या इस बवाल में, इस कियोस में ये फॉक्स अभी भी सो रहा है? मैं इस बीस्ट को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरे को इस बीस्ट ने इतने दूर तक फॉलो किया। ये सोचते हुए अपना चुन क्या करता है, उस फॉक्स को उठा के अपने डम्पेल की ओर फेंक देता है और डम्पेल से कहता है, इसको ले और जल्दी से वापस जाने की तैयारी कर, ध्यान रखना चोट ना लग जाए, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। ये बोल के अपना चुन यहाँ डार्क शैडो डिमोनिक आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन यहाँ डम्पेल के बारे में तो आप लोगों को पता है। डम्पेल कहता है, नहीं यंग लॉर्ड मैं इन लोगों को रोकता हूँ, आप जाइए। ये सुनकर अपना चुन डम्पेल को एक खींच के देता है और वो बार इतनी जोर की पड़ती है उस प्रेशर से अपना डम्पेल उड़ जाता है। तो यहाँ भी अपना डम्पेल उड़ते उड़ते सोच रहा है ये कितना इनक्रेडिबल फीस्ट हो रहा था और कह के जाता है, यंग लॉर्ड आपके पीछे देखिए। तो यहाँ अपने चुन के पीछे वो 3 सर वाला एजर लोटस आ रहा था। तो यहाँ अपना चुन हेवन स्प्लिटिंग टिपल स्लैश का यूज करके उस एजर लोटस को काट देता है। तो यहाँ अपना चुन मन में सोचता है, मेरे असैसिन किंग का अल्टीमेट टेक्निक जो कि मैं छुपा रहा था जब मैं डिमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अभी ट्रेनिंग का पड़ाव जा चुका है, तो अब मैं सारे मेरा मार्शल आर्ट का यूज करूंगा। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें डिमन लॉर्ड की तरफ दिखाया जाता है जो कि डिमन जजमेंट पवेलियन में खड़ा है और सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ सेंस कर रहा है वहाँ से ही। तो यहाँ डिमन लॉर्ड के मन में क्या कुछ चल रहा है हमें बताया जाता है। तो पहली बात, वो जो फॉक्स है उसको अपना डिमन लॉर्ड जैकल बुलाता है और एक्चुअली ये बीस्ट इस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट का ओनर है। तो जब इतने ताकतवर कोई बीस्ट बाहर आ रहा है अपने स्पिरिचुअल ग्राउंड को छोड़ के, अपने डिमन लॉर्ड के मन में एक सवाल आता है, क्यों? उसे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। तो हमें यहाँ की सीन दिखाया जाता है
जैसे कि डीमन लॉर्ड अपनी आंखों के सामने देख रहा है सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है। इसी के साथ हम लोगों को चून को दिखाया जाता है और उसी के पीछे जैसे कि मैंने बोला था अपना डीमन लॉर्ड किस तरह ऑब्जर्व कर रहा है सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट को। तो यहाँ डीमन लॉर्ड सेंस करके सोचता है अच्छा तो मुझे आप समझ में आया। तो थर्ड की वजह से जैकिल बाहर आ रहा है। थर्ड ची ब्लॉक को सरवाइव करने के बाद एकदम चेंज हो गया है। एकदम सटीक तरीके से कहा जाए तो अपने डीमन लॉर्ड का थर्ड डिसाइपल एक कोई दूसरा ही पर्सन है। यहाँ डीमन लॉर्ड सोचता है जब मैंने डीमन जजिन पवेलियन में उसको बुलाया था तब मैंने वहां ऑब्जर्व किया तब थर्ड का एसेंस डेथ था यानी कि मौत था। तो ये सब कुछ अपना डीमन लॉर्ड वहां सेंस करते हुए सोच रहा है और इस तरफ हमें चुन को दिखाया जाता है जो कि एक जिंगजिंग जैसे बीस्ट को किस तरह गाजर मूल की तरह काट रहा है और कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो तुम सारे भद्दे बीस्ट। इस तरफ डीमन लॉर्ड सोचता है थर्ड क्या तो सच में अंडरवर्ल्ड से होके आया है। और यहाँ वो अपने वोल में दारू डालते हुए कहता है ऐसा लगता है थर्ड को डीमन जजिन पवेलियन में बुलाने का फैसला एक अच्छा फैसला था। और यहाँ अपना डीमन लॉर्ड जैकिल से पूछता है जैकिल तूने थर्ड के अंदर ऐसा क्या देखा कि तू उसके साथ बाहर आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है डम्पेल किस तरह जैकिल को मतलब उस फॉक्स को लेके सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट से बाहर आ रहा है। और इस तरफ अपना चुन सेकंड हाई रैंकिंग स्पिरिचुअली ची रखने वाला पैंथर का अब सामना करेगा। तो इस जगह का मालिक वो जैकिल यानी कि वो छोटा फॉक्स है। इस बारे में अपने शायद चुन को अंदाजा है लेकिन उसे ठीक से पता नहीं। तो उस ह्यूज पैंथर को देख के वो कहता है तो क्या तू इस ग्रुप का लीडर है। तो ये जब वो कहता है तभी वो पैंथर अपनी चुन को एक पंजा मारता है लेकिन अपना चुन उस बार को डॉच कर लेता है और डॉच करते हुए कहता है अरे ये क्या बात हुई मैं तेरे से बात कर रहा था और तूने मुझे ऐसे ही अटैक कर दिया। लेकिन अपना चुन ये कह तो रहा है लेकिन वो अपने मन में सोचता है ये बीस्ट काफी फास्ट है। तो यहाँ अपना चुन एक बैम्बू का सहारा लेके अटैक की पोजीशन लेते हुए कहता है मेरे को ये जंगल बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन यहाँ वो बीस्ट इस सिचुएशन में भी अपने चुन को फॉलो कर रहा था। तभी अपना चुन एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम ग्रास हॉपर एसेंशन है। तो इस टेक्निक के यूज करके अपना चुन एक बार करता है उस बीस्ट को। तो इस बार की वजह से उस बीस्ट का पूरा जबड़ा हिल गया था जैसे कि देख रहे हो आप लोग उसका दांत भी टूट गया है। तो यहाँ अपना चुन उस अटैक को करके लैंड करते हुए सोचता है अगर मैं डिमोनिक आर्ट्स को इस तरह के सिंपल ग्रास हॉपर एसेंशन जैसे टेक्निक के साथ मिला के अटैक करूँ तब ऐसा अटैक भी इस जैसे बीस्ट के लिए भी डेंजरस होगा। तो यहाँ अपना चुन लैंड करके जब देखता है जिस तरफ उसने अटैक किया था वहाँ मतलब चारों ओर धुआं धुआं हो गए। तो यहाँ अपना चुन कहता है बस का इतना ही था। तो अगर ऐसा है तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगे सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट में से तो आता है। तो इस तरह नाटक मत कर दोबारा आ जा। आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तेरे साथ खेलने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है धुएं के अंदर उस पैंथर का 2 आंखें चमक रहा है। ये देख के अपना चुन कहता है अब ये हुई ना बात। ऐसा बात वो कर ही रहा था लेकिन उसी वक्त वो बीस्ट बड़ी तेजी से अपने चुन को ये बार का पंचे का फटका बेहद जोर से देता है। तो जैसे कि आप लोग भी देख रहे हो उस बार के बाद अपने चुन का हालत अब कैसा हो गया है। देख के ऐसा लग रहा था अपने चुन का काम यही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी चुन गुस्से में आके कहता है एकदम आंखें लाल कलर में चमक रहा है और कहता है तू ओवर साइज बिल्ली के बच्चे क्या तू मरना चाहता है। तो अब यहाँ अपना चुन ये कहते ही वहां से उठता है और अपना शर्ट वगैरह फाड़ के फाइट के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन यहाँ अपने मन में सोचता है ये वाला वार कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। अगर ऐसा वार एक और बार मेरे को पड़ जाए ना तो मैं सीधे जमराज के दर्शन करूंगा। लेकिन इस तरफ अपना चुन कहता है इस बीस्ट को मैंने इस जंगल के हर एक बीस्ट को एक ना एक बार टेस्ट किया है। मतलब खाने की बात कर रहा है। अरे चाइना वाले सब खा जाते हैं आप लोग को तो पता है। तो इस पैंथर को कहता है तो क्या मैं तेरे साथ भी ऐसा नहीं करूंगा तुझे कैसा लग रहा है। तो यहाँ अपना चुन एक और राउंड के फाइट के लिए तैयार था। लेकिन यहाँ उसे महसूस होता है उसका जो डिमोनिक आर्ट है उसको डिफरेंट फील हो रहा है। ये देख के वो सोचता है क्या ऐसा होने की वजह स्पिरिचुअल बैम्बू के स्पिरिचुअल ची है। तो ये जो स्पिरिचुअल बैम्बू के स्पिरिचुअल ची है जिसका अपने चुन ने डिमोनिक आर्ट में अभी तक कन्वर्ट नहीं किया है तो वो ची अपने चुन का डिमोनिक आर्ट को कमजोर बना रहा है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है वो जो पैंथर जैसा बीस्ट अकेला नहीं है। ये देख के अपना चुन सोचता है मेरा इस तरफ डिमोनिक आर्ट कमजोर हो रहा है उस तरफ वो लोग आते ही जा रहे हैं। अभी मेरे पास अब टर्मेट एलिमिनेशन हर्प भी नहीं है जो मैं मेरा स्टेल्थ टेक्निक को यूज करूंगा। तो अपना चुन उन बीस्टों की तरफ देखते ही ये सब कुछ सोच रहा था। तभी वो बीस्ट अपने चुन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ चुन के पीछे एक और बीस्ट छुपा हुआ था जिसने अपने चुन को चीर दिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हो
अपनी चुन की पीठ की क्या हालत कर दी है। यहाँ अपना चुन एक चीज नोटिस करता है, वो सारे बीस्ट इंस्टिंक्टिवली अटैक कर रहा है, मतलब कोई वजह के बगैर। मतलब हम सब लोगों को पता है एनिमल्स ज्यादातर अटैक करते हैं भूख की वजह से या तो थ्रेटेन होने की वजह से, लेकिन इस जंगल में, इस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट में ये लोग सरवाइव करने के लिए ऐसा इंस्टिंक्टिवली अटैक करना सीख गए हैं। तो यहाँ अपने चुन को ठीक से वो लोग सोचने का भी टाइम नहीं देते, मतलब लगातार लगातार अटैक कर ही रहे हैं। बट यह अपना चुन भी उन लोगों को अपने मुक्के से ही मार गिरा रहा है। यह अपना चुन कहता है, अरे धत, अगर मैं एक एक करके इन लोगों को मार के बेहोश करता रहूंगा तो मैं हमेशा इनसे फाइट करता रह जाऊंगा। तो यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अपनी चुन को चारों ओर से पैंथर लोगों ने घेर लिया है। तो यहाँ अपना चुन उन जाइंट पैंथर लोगों को देख के कहता है, तो अगर ऐसा है मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा। ये कह के वो अपने मन में सोचता है, ऐसे फाइट करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, मुझे इन सबको एक साथ ही मारना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मेरा डिमिनी कार्ड कमजोर पड़ रहा है तो मुझे बस डिमिनी कार्ड के एनर्जी को ताकतवर बनाना पड़ेगा। ये सोच के अपना चुन खतरनाक वाला डिमिनिक एनर्जी बाहर निकलता है और एक्सप्लोजिंग माउंटेन ब्लास्ट का यूज करके मैं इस टेक्निक से तुम सबको तबाह कर दूंगा। ये कह के वो टेक्निक का यूज करके जमीन के ऊपर मारता है, जिससे आप लोग देख रहे हो उस टेक्निक की एनर्जी वेव से अपने चुन के करीब जितने भी पैंथर थे सब लोगों की बैंड बज जाती है। तब वहां से सिंसेप्टो के हमें डम्पल की तरफ दिखाया जाता है, जो कि फाइनली अब सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर आ गए हैं और उसने अपने फॉक्स को यानी कि जैकेल को, खतरनाक बीस्ट जो कि सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट का मालिक है, इस तरफ पकड़ के ले आया है और कहता है मैं फाइनली बाहर आ ही गया। लेकिन तभी वो कहता है पूरा जंगल इस तरह सेक क्यों कर रहा है, क्योंकि उस तरफ अपने चुन ने एक्सप्लोसिव माउंटेन ब्लास्ट का यूज किया था ना। यहाँ डम्पल ये सब कुछ देख के सोचता है अब क्या चल रहा है। तो यहाँ किसी वजह से अपने फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि शायद कुछ सोच रहा है, लेकिन वहां से सिंसेप्टो के हमें चुन की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहता है अब मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। मैं अभी उस तरफ जा रहा हूँ जिस तरफ से मैं आया था। मैं अभी तक बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ वो कहता है इतने ताकतवर डिमिनी कार्ड का यूज करने के बाद मेरे पैर ऐसा लग रहा है हजारों किलो के हैं, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द, वरना ये बात तो पक्का है वो बीस्ट मुझे यहीं खा जाएंगे। लेकिन तभी वहां उसे महसूस होता है जिस बैम्बू को उसने टच किया वो बैम्बू एकदम सूखा है, जैसे कि जल के कोयला होके वहीं पे खड़ा है। तो यहाँ अपना चुन जब ध्यान से देखता है तो उसे पूरे एरिया बिल्कुल वैसे ही बैम्बू से भरा हुआ है। तो ये सीन देख के आपको शायद तो याद आ ही गया होगा, सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के एकदम इनर एरिया में जाने से पहले अपने चुन और डम्पल को कई सारे बीस्टों के लाशों का ढेर मिला था। उस जगह पे भी बिल्कुल ऐसी हालत था। यही चीज अपने चुन सोचता है और सोचता है क्या मैं बाहर निकलने के बजाय इस सॉलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर तक आ गया। तब वो ये सोचते हुए कहता है लेकिन यहाँ आसपास कई सारे बीस्टों के लाशें थे, वो कहाँ है। लेकिन उसे जब नजर नहीं आता तब वो कहता है क्या ये वो जगह नहीं है। लेकिन हमें इस तरफ उसी सुंदर स्नेक को दिखाया जाता है जो कि 2 टेल वाला सुंदर स्नेक है ना, इस जंगल का नंबर 1 स्पिरिचुअली ची रखने वाला बीस्ट, फूड चेन में नंबर 1, वो सुंदर स्नेक अपने चुन को पीछे से हमला कर देता है। लेकिन अपने चुन ने उस बीस्ट को आते हुए सेंस करके, जैसे कि आप लोग देख रहे हो किस तरह उसने तलवार से डिफेंड किया खुद को, लेकिन वो स्नेक था 2 टेल वाला, तो उसने अपने चुन को दोनों हाथों से अपने टेल से जकड़ लिया। तो अपने चुन ने उस बीस्ट को तलवार से रोका था। तो जब अपने चुन तलवार को देखता है तो जब हमें उस तलवार को दिखाया जाता है उस बीस्ट के जहर की वजह से अपने चुन का तलवार टूट जाता है। तो यहाँ अपने चुन का हालत ऐसा लग रहा है वो अभी इस बीस्ट से मर जाएगा, क्योंकि इसके दोनों हाथों को उस बीस्ट के 2 टेल ने जकड़ के ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। उसका तलवार भी तोड़ दिया है, उसका पैर उस ताकतवर टेक्निक के यूज करने की वजह से हजारों किलो के लग रहा है, मतलब अपने पैर को भी वो यूज नहीं कर पाएगा। इन चीजों को देखते हुए अपना चुन मन में सोचता है सुंदर स्नेक जो है उसको माना जाता है ये बीस्ट सूखा पड़ने की वजह है, तो क्या आसपास का ऐसी हालत की वजह ये सुंदर स्नेक है। लेकिन वो जो सुंदर स्नेक है अपने चुन को अब हमला करके नीचे भी गिरा दिया है। तो वो सुंदर स्नेक अपने चुन को अटैक करने ही वाला था, तभी उसके सर को एक तलवार ने घोंप के आर पार कर दिया उसके मुंह से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डम्पल वापस आया था और आके ही उसने अपने चुन को बचा लिया। तो अपने डम्पल ने उस सुंदर स्नेक को मार के साइड में फेंक दिया और अपने चुन को कहता है
यंगलॉर्ड क्या आप ठीक है? क्या आपको कोई सीरियस चोट तो नहीं लगी? यहाँ चुन कहता है, अरे डम्पल तेरे को देख के ऐसा लग रहा है मैं ठीक हूँ, वैसे तेरे तलवार ने भी मुझे डरा दिया था पता है। तो यहाँ डम्पल अपने चुन को उठाने लगता है, लेकिन अपने चुन अभी तक बोलना खत्म नहीं किया था। वो बोलता है, साले मैंने तेरे को बोला था बाहर जाने के लिए। लेकिन यहाँ डम्पल कहता है, एक बॉडीगार्ड अपने मालिक को पीछे कैसे छोड़ सकता है? मैं ये मेक श्योर करूंगा आप यहाँ से सही सलामत बाहर निकले। लेकिन तभी वहाँ उन लोगों को पैरों की कदम की आवाज आती है, यानी कि सारे के सारे बीस्ट जिनसे अपने चुन पीछा छुड़ा के आया था वो सब वापस अब इन दोनों के ऊपर अटैक करेगा। यह चुन कहता है, अरे धत, मैंने जितनी जल्दी सोचा था उससे पहले ये लोग आ गए और इस बार कुछ ज्यादा ही लोग आए हैं। यहाँ चुन डम्पल से पूछता है, यहाँ से कितनी दूर है बाहर निकलने का रास्ता? यहाँ डम्पल कहता है 2 किलोमीटर। यह सुनकर अपना चुन सोचता है ये कुछ ज्यादा ही दूरी है, अगर हम लोग यहाँ से भागे तो ये सारे बीस्ट जरूर से हम लोगों को पकड़ लेगा। तो अभी मुझे अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो इन सब से निपटना ही पड़ेगा। ये चीज अपने डम्पल को भी समझ में जाता है। तो कहता है, यंग लॉर्ड मैं आपके लिए रास्ता क्लियर करूंगा, आप यहाँ से प्लीज जाइए। लेकिन ये सुनकर अपना चुन कहता है, डम्पल अपना बकवास बंद कर, हम दोनों ही इस जंगल से बाहर जाएंगे। वैसे भी अगर हम में से कोई एक रास्ता क्लियर करने की भी कोशिश करे वो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे बीस्ट कुछ ज्यादा ही है। ये बोल के अपना चुन पूरी तरह से डिमनी कोड़ा में कवर होके उन बीस्टों के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, आज हम इन लोगों को मारेंगे या ये लोग हम लोगों को मारेगा। तो अब ऐसा देखने में लग रहा है ये जो लड़ाई हो रहा है यहाँ अगर अपने चुन एक भी गलती कर दे तो वही चीज डिसाइड करेगा वो मरेगा या जिंदा रहेगा। तो यहाँ वो पास्ट लाइफ की मेमोरी को याद करता है, याद करके सोचता है, मुझे अब याद आ रहा है यही सारे शब्द उसके लास्ट शब्द थे। यानी कि आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा अपने चुन किसके बारे में बात कर रहा है। उसका जो दोस्त जो कि राइचस हेवेली अलायंस से पहली बार भागने की बात किया था और भाग भी गया था और अपनी चुन ने उसको और उसके पूरे फैमिली को अपने हाथों से मार दिया था। तब उसका दोस्त उसके हाथों में दम तोड़ते हुए कहा था, चुन हजिन तू क्या जिंदगी है ये जानता है? तो अब उसका जवाब देते हुए अपना चुन सोचता है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं मेरी पूरी जिंदगी किसी और के एक टूल, एक चीज, एक हथियार बन के रहा हूँ। इस वजह से मैं अब जीना चाहता हूँ और यही वजह है मैं इतना ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ मुझे कोई छू तक नहीं पाए। इस बार मैं मेरी जिंदगी को फ्रीली जीऊंगा। तो ये सब कुछ सोचते हुए वो काफी अच्छी तरह से उस पूरे झुंड से फाइट कर रहा था। लेकिन तभी पीछे से वही पैंथर आके अपने चुन को इस बार का फटका बड़ी जोर से देता है। ये देख कर अपना चुन कहता है, तो तू दोबारा आ गया क्या? तू फिर से एक ही जगह के ऊपर हमला करेगा? तेरे को क्या किसी ने सिखाया नहीं? एक ही ट्रिक 2 बार काम नहीं आता। ये बोल के अपनी डिमनी कोड़ा को तैयार करता है और कहता है, एक और बार तेरे को जोर की लगानी पड़ेगी तभी तू सीखेगा। और यह अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ नहीं मरूंगा। तो अपना चुन इस बार एक्सप्लोसिव माउंटेन ब्लास्ट का यूज करता है सीधा उस पैंथर के सर पे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो उस पैंथर को पूरी तरह से ब्लड बना दिया उसको। तो उस हमले का झटका जैसे कि आप लोग देख रहे हो बाकी और बीस्टों को भी लगा। तो यहाँ अपना चुन वो हमला करके वहीं पे खड़ा है, क्योंकि ये दोबारा है जो कि उसने एक ही हमला किया। तो इस बार अपनी चुन की हालत एकदम खस्ता है। ये देख के अपना डम्पल दौड़ के आता है और कहता है, यंग लॉर्ड क्या आप ठीक है? तो ये देख के अपना चुन कहता है, मैं अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। डम्पल अब यहाँ से तो मेरे को उठा के लेके जा भाई। लेकिन यहाँ डम्पल कहता है, यंग लॉर्ड ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद। ये सुन के चुन कहता है, हैं क्या कह रहा है? तो डम्पल ने ऐसा क्यों कहा? जैसे कि आप लोग देख रहे हो एक बीस्टों का झुंड मरा, उसकी जगह एक और बीस्टों के झुंड ने ले लिया। और इस बार जब पैंथर आया उसका तो 3 आंखें हैं। तो इसके आसान शब्दों में कहा जाए तो अपने चून और डम्पल की मौत उन लोगों को दिखती है। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वो क्यूट सा फॉक्स सोलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट यानी कि अपना मालिक घर में आ रहा है। तो क्या वो फॉक्स जिसका अपना डिमिल लॉर्ड जैकल बुलाता है, जो कि सोलिटरी बैम्बू फॉरेस्ट का मालिक है, अपने चून और डम्पल को बचा लेगा? क्या टाइम पे जा पाएगा? ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। बोले तो बाय।